ठीक है सभी का पुनः स्वागत। बारंबार सभी को सादर नमस्कार है। जैसा आपको ज्ञात है, यह 2 दिवसीय सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। क्या मेरी आवाज आप तक स्पष्ट पहुंच पा रही है? जी सर। जी। हाँ सर। आपकी तरफ नेट का कुछ इशू होगा। विवेक शुक्ला जी, नेट का कोई इशू होगा, थोड़ा सा आप उसे क्लियर कर लें। गुड आफ्टरनून वंस अगेन सर। जो जी। ये क्वेश्चन पेपर आया है तो ये कितने बजे तक सबमिट करना है? उसमें अभी टाइम हमने कोई बाउंड नहीं किया है, आप लोग भर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। जी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह दूसरा सेशन जो हमारा भोजन के बाद सेशन नंबर 3 और सेशन नंबर 4 है, दोपहर की बेला में बड़ा सौभाग्य रहेगा कि आज हम लोग एक लंबे अनुभव को प्राप्त एक ऐसे व्यक्तित्व को सुनेंगे जिन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण में अपने एक लंबे अनुभव को देते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभाला जाए, कैसे किसी संस्थान को व्यवस्थित रूप में चलाया जाए, इसका भी एक अप्रतिम प्रतिमान स्थापित किया है। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय श्री मंजीत सिंह सैनी सर की। आप सभी जानते होंगे, सर किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप इस विशेष शिक्षा फील्ड में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑफिसिटिंग डायरेक्टर सीआरसी हिमाचल प्रदेश के पद पर आप सुशोभित हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे आमंत्रण को आदरणीय श्री मंजीत सिंह सैनी सर ने स्वीकारा और आज के इस सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम में आकर के हमारे सभी विशेष शिक्षकों को, जो कि तकरीबन 12 राज्यों से हमारे बीच में जुड़े हैं, सभी को अपने ज्ञानवर्धन, अपने अनुभव के द्वारा अनुभव की श्रेष्ठता को स्थापित करने हेतु, विद्वत्ता को स्थापित करने हेतु आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। ऐसे महान विभूतियों को जब हम लोग सुनते हैं, ऐसे विशेषज्ञों को जब हम लोग सुनते हैं, तो अवश्य ही एक ऊर्जा का संचयन होता है, एक स्फुरन होता है कि हमें भी किस तरीके से काम करना है, हमें अपनी फील्ड में किस तरीके से रहना है। आप चाहे एनआईबीएस देहरादून में रहे हो अथवा सीआरसी हिमाचल प्रदेश में हो, जहां भी आप रहते हैं, कर्तव्य निष्ठता की मूर्ति के रूप में आप लगे रहते हैं और निरंतर आप विद्यार्थी जनों को तथा विशेष शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को जो भी सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता हैं, उनको श्रेष्ठता देने हेतु हमेशा तत्पर और तैयार रहे हैं। ऐसे विशिष्ट जन, ऐसे हमारे ज्ञानी जन और आज के हमारे वक्ता आदरणीय श्री मंजीत सिंह सैनी सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के विषय पर अपनी महंगी राय हमारे बीच रखें। आदरणीय मंजीत सिंह सैनी सर। थैंक यू नागेंद्र जी, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, स्पष्ट आवाज आ रही है सर। आपकी आवाज के सामने तो हमारी आवाज कुछ भी नहीं है, बड़ी दमदार आवाज आपकी है और हमें तो दिल करता है हम आपको सुनते रहें। ऐसे नहीं सर, आपको सुनने का अवसर मिलता है सर हम लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस सीआरई प्रोग्राम में एक प्रकार से भाग लेने के लिए आपने मुझे मौका दिया। मैं आपका आभारी हूं, आपके संस्थान का आभारी हूं, आपके साथियों का आभारी हूं और खास तौर से जितने आज श्रोतागण हैं, जितने हमारे प्रिय टीचर्स हैं, स्पेशल टीचर्स हैं जो आज जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं, आरंभ ही करता हूं और स्वागत भी करता हूं अपनी ओर से भी और अपने संस्थान की ओर से भी, जिसको सीआरसी कहते हैं। अरे सर जी, जी सर वो हमारा धोखे से सबमिट हो गया नेट की वजह से। पुष्पेंद्र सिंह बता रहा है।
कोई समस्या आ रही किसी को शायद बीच में। आवाज मेरे ख्याल से क्लियर है, साफ है। जी सर, आवाज क्लियर। सर ये बोल रहे थे कि नेटवर्क की वजह से हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है सर, उसमें स्कोर हमारा 50% आ रहा है, ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। हम उसको कैसे अगर चेंज करें? इवैल्यूएशन फॉर्म की कोई समस्या है तो यश कुमार जी आप मुझसे संपर्क करें, कृपया सेशन के बीच में व्यवधान न करें। जी अगर कोई समस्या है तो हम उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है सर। ठीक ठीक, निश्चिंत रहे जी। जी धन्यवाद। 1 मिनट का समय चाहूंगा। तो आज का जो सेमिनार आप सीआरई ये वेबिनार चला रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। सुबह से ही आपके कई सेशंस हुए हैं, लंच हो गया है। तो कई बार क्या होता है, लंच के बाद थोड़ी थकान सी महसूस होती है, ताजगी महसूस नहीं होती है, नींद सी आती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक को किस प्रकार से हम इंटरेस्टिंग बनाएं और आप लोगों तक जो बात हम रखना चाह रहे हैं वो आप तक हम पहुंचाएं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं एक स्वयं टीचर हूं। अपना करियर मैंने एक स्पेशल टीचर के तौर पर आरंभ किया था आज से करीब 32 साल पहले, और आज तक शिक्षण से जुड़ा ही हूं। लेकिन जैसे कि मेरा परिचय दिया मेरे मित्र ने कि एडमिनिस्ट्रेशन भी बीच में संभालना पड़ता है, कई बार नौकरी करनी है तो कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम ना नहीं कर पाते हैं, तो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें संभालना पड़ता है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो एक शिक्षक ही हो सकता है। सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन एक शिक्षक के पास ही होता है, और उसे बखूबी हम निभाने का प्रयास करते भी हैं। तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं हिमाचल से सीआरसी सुंदरनगर को। आप सब जानते होंगे, आप सब ने अपने, मैं अब आगे बढ़ने से पहले हल्का सा ये चाहूंगा कि जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ये निश्चित रूप से सीआरई प्रोग्राम में जुड़े हैं, तो कोई ना कोई दिव्यांगता में दक्षता हासिल की है। सारे क्या हमारे टीचर्स स्पेशल एजुकेशन से ही हैं या उसके ऊपर लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी जुड़े होंगे हमारे साथ? कुछ बताना चाहेंगे मुझे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही सर, स्पष्ट आवाज आ रही। मैं जानना चाह रहा था जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ये इनके लेवल क्या है? टीचिंग से संबंधित है, सभी टीचर्स में आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या और भी श्रेणी के पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं? सभी विशेष शिक्षक है सर, सभी विशेष शिक्षक है। ओके ओके, तो विशेष शिक्षकों के साथ जुड़ने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले डिसेबिलिटी से। अगर बीच में कोई बोलना चाहे, अगर मैं कोई प्रश्न बीच में पूछना चाहूं तो आप कृपया करके उसका जवाब लिख भी सकते हैं और रेज हैंड करके भी कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि हम बाद में ही बात करें, बीच में दिक्कत ना आए। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपना जवाब फटाफट इस बॉक्स में लिखते रहें ताकि मुझे लगे कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वन वे ट्रैफिक ना हो जाए। हम जब बात कर रहे हैं सपोर्टिंग चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस की बात शुरू करते हैं। टॉपिक है सपोज डिफिकल्ट सिचुएशंस में इनको कैसे हैंडल करना है, इनको कैसे सपोर्ट करना है। तो निश्चित रूप से बात हम कर रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की। जब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझें कि बच्चे हैं कौन। थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, थोड़ा हल्का सा इतिहास भी समझना जरूरी है। बेसिक्स जब तक नहीं जानेंगे तब तक इनकी दिक्कतों को नहीं पहचान पाएंगे। मेरे पिताजी दृष्टिहीन हैं। अगर मैं उदाहरण दूं, उनकी लेफ्ट आई टोटल डेड है, डैमेज्ड है। राइट आई में थोड़ा बहुत दृष्टि है। हम यहीं से कहानी शुरू करते हैं। राइट आंख में थोड़ी बहुत दृष्टि है और लेफ्ट आई टोटली डैमेज्ड है, चोट लग गई थी तो वो दृष्टिहीन बन गए, दृष्टिहीन कैटेगरी में आ गए।
100% डिसेबिलिटी उनको मिली हुई है, डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है वगैरह वगैरह, जो स्कीम्स है उसके अंतर्गत आते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो हमें उनके साथ रहना है, हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। वयस्क हैं, बड़े व्यक्ति हैं, उनके साथ हमें एक दिन बिताना है। आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं अगर उनके साथ आपको रखा जाए, उनके साथ एक दिन बिताया जाए? कोई मोटा मोटा बताना चाहेगा? उदाहरण कई सारे हैं। कोई व्यक्ति डेफ है, उसके साथ आपने पूरा एक दिन बिताना है, तो कहां कहां पर क्या दिक्कतें आएंगी? कोई लिखना चाह रहा है? कोई रिस्पॉन्स? हेलो कोई रिस्पॉन्स? हेलो। आप बताएं। यस सर, उसके साथ जो भी डेफ व्यक्ति है उसके साथ हमें कम्युनिकेशन करने में, उसकी बात समझने में, अपनी बात उसको समझाने में मेन तो यही प्रॉब्लम आती है सर, जिससे मतलब उसका वाणी का विकास है जो प्रभावित होता है, और उसका जो डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी एजुकेशन और हर एक लेवल पे वो प्रभावित होती है जी। चलिए चलिए ठीक है राजवीर जी, आगे चलते हैं, बाकी के पे शांत रहें। राजवीर ने बात शुरू करी है कि अभी क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हम जब बात करते हैं किसी दिव्यांग व्यक्ति की, तो हम तुरंत उसको डिसेबल्ड लेबल करते हैं, डिसेबिलिटी की बात तुरंत शुरू करते हैं। क्या ये सही है? ये लेबलिंग सही है? मैं आपसे बात कर रहा हूं और देखिए, मैं चश्मा लगाना भूल गया, जल्दबाजी में चश्मा लाना भूल गया। चश्मा लाया तो नहीं? बोला फोन करो जल्दी लाए। हेलो। अटेंडेंस फॉर्म आपको डाल दिया गया है आपके चैट बॉक्स पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे। कृपया सभी लोग सुनते हुए आसानी से अटेंडेंस फॉर्म को भर लें। सेम फॉर्मेट है जैसे पहले सत्र का भरा है, दूसरे सत्र का भरा है, ऐसे तीसरे सत्र का भी है। सभी लोग भरें अटेंडेंस फॉर्म या फीडबैक फॉर्म जो आपको दिया जा रहा है, विधि पूर्वक सभी लोग उसको भरें। एक्सक्यूज मी सर, ये सेशन 4 है, सेशन 3 नहीं है। जो सर बोल रहे हैं, जो टॉपिक है सर वो अकॉर्डिंग टू सेशन 4 है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं। वो एक्चुअली में नीरज मधुकर सर अभी नहीं उपस्थित हो पाए हैं, तो सेशन 3 इसको किया गया है। आप लोग फॉर्म में भर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके सर जी। और सर ये इन्हीं सर का नाम लिखेंगे हम, और सेशन 3 लिखेंगे लेकिन। जी जी, श्री मंजीत सिंह सैनी सर। ओके सर, ठीक। वक्ता के नाम में श्री मंजीत सिंह सैनी सर लिखेंगे आप सब। सर अभी पुनः जुड़ रहे हैं हमसे। सर इसको सेशन 3 लिखे या सेशन 4 लिखे? सेशन 3 लिखिए, सेशन 3 लिखिए। आपके सामने सेशन 3 के रूप में आया है। सर अभी फीडबैक तो नहीं आया है ना सर? नहीं, फीडबैक अभी नहीं देंगे, फीडबैक या सेशन पूर्ण होने पर देंगे। ठीक है, ओके सर। सर इसको अभी भरना है। हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। जी सर, जी सर। माफी चाहूंगा, आज हिमाचल में मौसम बड़ा खराब है और बारिश भी हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो बार बार कनेक्शन लॉस, लाइट भी चली जा रही है। चलिए, बाधाएं तो आती रहेंगी, जनरेटर स्टार्ट कर लिया है, अब बाधा कोई नहीं आएगी। तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी जिसको मैंने ओवरकम किया है, ठीक है।
सिचुएशन डिफिकल्ट थी, इसको भी हमने ओवरकम कर लिया है। हम बात कर रहे थे डिसेबिलिटी की, तो मैं आपको बेसिक बताना चाह रहा था कि जब हम बात करते हैं किसी दिव्यांग व्यक्ति की, तो हम तुरंत डिसेबिलिटी पे चले जाते हैं। क्या ये उचित है? क्या तुरंत डिसेबिलिटी की बात करना उचित है? मेरा प्रश्न ये है। मेरे पास इस समय चश्मा नहीं है, मेरे को दिक्कत आ रही है। अगर आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं तो आप शायद मेरे को देख पा रहे हैं कई लोग कि मैं बिल्कुल पास आकर कंप्यूटर के कोशिश कर रहा था पढ़ने की कि किसी ने क्या जवाब लिखा है, क्योंकि मेरे को चश्मे की जरूरत है, मेरे को चश्मा लगा हुआ है, मेरे को नियर विजन में लॉस है, मेरे को नियर विजन में लॉस है, जिसके लिए मैंने ग्लासेस का उपयोग करता हूं। ग्लासेस क्या करते हैं? गलत है सर। आवाज कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। क्या बोल रहे हैं आप? सर पहले तो किसी भी बच्चे को डिसेबल कहना गलत है। सही बात, सही बात, गुड। मैं बात पूरी करता हूं, ठीक है? मैं बात अपनी पूरी कर लेता हूं। तो मैं बता रहा था कि जैसे मैं चश्मा लगाना आज भूल गया हूं, घर से फटाफट भागा हूं ऑफिस आने के लिए कि लेक्चर है, लेट ना हो जाऊं, तो मैं अपना स्पेक्टिकल्स भूल गया हूं। किसी तरह से मैंने मोबाइल को आंख के पास लाकर वो जो कोड है उसके साथ मैं ज्वाइन कर गया हूं। लेकिन अब मेरे को समस्या ये आ रही है कि अगर आप चैट बॉक्स में कुछ लिखेंगे तो मुझे दिक्कत आएगी, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। अब किसी ने कुछ लिखा है, अटेंडेंस कुछ लिखा है, लेकिन मेरी समस्या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को नियर विजन लॉस है। मेरे को नियर विजन लॉस है, मेरी दूर की दृष्टि सही है और नियर विजन मेरे में कुछ दिक्कत आती है। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी प्रॉब्लम को सपोर्ट करने के लिए, दूर करने के लिए मेरे को चश्मा लगाना पड़ रहा है। कोई नई बात नहीं है, दुनिया लगाती है, सब लगाते हैं। चश्मा लगा लिया, जो मेरा एरर है, एरर समझते हैं, दोष, जो दोष है वो दूर हो गया है। दृष्टि दोष, विजन का जो लॉस है मेरा, वो पूरा हो गया चश्मे से, ग्लासेस से, और मेरे को फिर आप लोग सही दिखाई देंगे। जो सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आवाज मेरी आ रही है? जी सर, हेलो, अभी आ रही है? आप सर सुन पा रहे हैं सर? मैं आपको सुन पा रहा हूं। हेलो, मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, जी सर, आने लगी। थैंक यू सर। हाँ, मैं तो जोर से चला के बोल रहा हूं। जी सर। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा था नियर विजन लॉस की। नियर विजन लॉस, आप में से भी कई लोग शायद चश्मा पहनते होंगे। अगर चश्मा भूल जाए तो कितनी दिक्कत आती है आपको। इसी प्रकार से कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कोई जरूरी नहीं कि दिव्यांग व्यक्ति के साथ जो सिचुएशंस हैं उनको डील करने में कुछ बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है, हमारे प्लान ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। जी सर, ठीक है, ठीक है। जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। बिल्कुल ठीक है। तो हम लेबलिंग जो करते हैं, मैं लेबलिंग से वर्ड से इसलिए बार बार यूज कर रहा हूं, हम एक ही व्यक्ति के माथे पे एक लेबल लगा देते हैं, डिसेबल्ड। आप उसको चाहे कितना अच्छा नाम दे लीजिए, एबल्ड बॉडीड, फिजिकली चैलेंज्ड, विजुअली चैलेंज्ड, कितना भी अच्छा नाम ले दीजिए, पॉजिटिव अप्रोच रख लीजिए, लेकिन हम उसको तुरंत एक डिसेबिलिटी जो वर्ड है उसके साथ एसोसिएट कर बैठते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग, जो बहुत गलत है। सिचुएशंस जो आएंगी अलग अलग तरह की आएंगी। हर व्यक्ति के साथ सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। हर व्यक्ति डिफरेंट होता है। मैं भी डिफरेंट हूं, आप भी डिफरेंट हैं। तो दिव्यांग व्यक्ति को नहीं डिफरेंट होंगे। ये नहीं कि एक हियरिंग इंपेयर्ड डिफरेंट होगा और एक विजुअली इंपेयर्ड डिफरेंट होगा। दो हियरिंग इंपेयर्ड बंदे भी डिफरेंट होंगे, दो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे भी डिफरेंट होंगे। हर एक की प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, हर एक की नीड्स डिफरेंट होती हैं। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं अभी आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में फेंक रहा हूं, इनका उत्तर भी साथ साथ में देना शुरू करूंगा ताकि हमारी जो गाड़ी है पटरी पे आ जाए। तो डिसेबिलिटी जो वर्ड है बहुत बड़ा वर्ड है, जिसका प्रयोग हमें बड़ा रेयरली करना चाहिए जब तक पूछा ना जाए।
है। मैं एक दृष्टिहीन व्यक्ति हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो कहा मुझे दिक्कत आ रही पढ़ाने में? अगर चश्मा मेरे को नहीं मिलता है तो भी तो मेरा काम चल जाएगा। मैं प्रश्न मुंह से पूछता रहूंगा, आप माइक ओपन करके मेरे को जवाब देते रहेंगे। कहां लिखा है कि चैट बॉक्स पे ही जाना जरूरी है मुझे? मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, आप सामने बैठे हैं, मैं चौक का और ब्लैक बोर्ड का यूज नहीं करूंगा, लेकिन मौखिक रूप से आपको सारा पढ़ा दूंगा। मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर है ना? हाँ सर, हाँ। इसलिए कहां लिखा है कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति डिसेबल्ड हो जाता है? हम डिसेबल्ड की बात करते क्यों है? एक दृष्टिहीन व्यक्ति टीचर बन गया। कितने दृष्टिहीन व्यक्ति आपने देखे टीचर बनते होंगे, लेक्चरर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, आईएएस अफसर बनते हैं। जिन मेरे अध्यापकों ने, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था कभी 30 साल पहले, वो भी दृष्टिहीन थे, वो लेक्चरर थे, हम स्टूडेंट थे। हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई, अपितु बल्कि हमें उनका पढ़ाया हुआ ज्यादा अच्छा लगा। क्लियर बोलते हैं, साफ बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं, पूरा लेसन पढ़ के आते हैं और अपना टॉपिक पूरे अच्छी तरह से खत्म करके समझाते हैं। दे आर मोर फोकस्ड, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा क्लियर होता है, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा क्लियर होता है। हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। अब आप में से कोई बोलेगा ये तो गलत बोल दिया आपने, तो मैं इसको भी साबित करता रहूंगा। फिर हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ता है, उनका तो नहीं बिगड़ पाया। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मेरे दाएं में कोई खटका होता है तो मैं तुरंत अपना सिर उस साइड कर लेता हूं देखने के लिए क्या हुआ। मेरा इंटरेस्ट ज्यादा उस साइड रहेगा कि उस साइड क्या हो रहा है, उधर कौन लड़ रहा है, उधर कौन जा रहा है, कक्षा के बाहर कौन चाय पी रहा है। शर्मा साहब चाय पी रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, चलो जल्दी जल्दी खत्म करके आज मैं भी जाके बाहर चाय पी लेता हूं। तो आई एम मोर फोकस्ड ऑन दैट कप ऑफ टी, आई एम लेस फोकस्ड ऑन माई टॉपिक। आंखें है ना, दृष्टि है, तो दृष्टि से हम ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। कई बार हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है, कई बार सबका ना बिगड़ता हो, अधिकांश का बिगड़ जाता है। तो जो हमारे लेक्चरर्स हुआ करते थे, पढ़ाते थे, ये नहीं कह रहा हूं कि दृष्टिहीन है तो वो उनका कंसंट्रेशन खराब नहीं होगा, मेरा कहना ये भी नहीं है, लेकिन ज्यादा फोकस्ड होते हैं, टू द पॉइंट पूरा तैयारी करके आते हैं। इसलिए हमें सपोर्ट कब करना है और कहां करना है, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कब जरूरत है। सबसे पहले तो एक मूल मंत्र जो मैंने सीखा है जिंदगी में, मदद तब की जाए जब मांगी जाए, मदद तब की जाए जब मांगी जाए, बिना मांगे मदद करनी भी नहीं चाहिए। कई ऐसे मौके आए हैं जब हमने हेल्प ऑफर करी है लेकिन दिव्यांग ने लेने से मना किया है, और खास तौर से जब हम दिव्यांगों के साथ काम करते हैं तो हमें बड़ा सोच कर काम करना पड़ता है, कहीं उनकी इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को हम हर्ट ना कर बैठे। सड़क पर एक व्यक्ति सड़क क्रॉस कर रहा था, 30 साल पुरानी बात बता रहा हूं, मैंने नया नया ज्वाइन किया था जॉब अपनी एज अ टीचर, बड़े जोश में होते थे हम, अब होश में काम करते हैं, तब जोश में थे। तो सोचा कि सड़क में वो क्रॉस कर रहा है दृष्टिहीन, चलो उसकी फटाफट जाकर उसका सड़क क्रॉस कराते हैं। 10 लोग और भी देख रहे थे वहां खड़े हुए, कोई तो मदद के लिए जा नहीं रहा था। हम चूंकि इस फील्ड से थे, हम डिप्लोमा किए थे स्टार्टिंग में, डिप्लोमा इन विजुअल इंपेयरमेंट, तो नए नए निकले थे, नई नई जॉब लगी थी, तो सोचा जाकर फटाफट हेल्प करते हैं। तो मैंने क्या गलत सोचा? मैंने बहुत अच्छा सोचा। हम हेल्प करने गए, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम हेल्प करने गए, जाते साथ मैंने उस व्यक्ति के हाथ पकड़ लिया। जैसे हाथ पकड़ा, उस व्यक्ति ने डर के मारे अपनी हाथ की छड़ी घुमा दी जो मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। शुक्र है कि वो छड़ी मेरे सिर पे नहीं लगी। उन व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी दृष्टिहीन व्यक्ति हो, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति हो, मदद उतनी करी जाए जितनी मांगी जाए। हम कई बार अनायास हटकर ज्यादा मदद करने की कोशिश भी करते हैं,
जो कई बार आपका माइक ऑन हुआ है, एस कुमार जी प्लीज कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मुझे वहां पर अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे इस प्रकार से जाकर फटाफट हाथ जो मैंने पकड़ा वो गलती मेरी थी। मुझे उन व्यक्ति का पहले नाम लेना चाहिए था, नाम पुकारना चाहिए था। मैं भूल गया कि वो डिसेबिलिटी क्या है। जिस डिसेबिलिटी में हमने डिप्लोमा करके अभी हटे ही थे, मैं वही अपना पाठ भूल गया था कि पहले दृष्टिहीन व्यक्ति से मिलते ही बात करने से पहले उनका नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, परिचय दीजिए, तब बात करिए, तब अगर हेल्प ऑफर करनी है तब हेल्प ऑफर करिए। वो घबरा गए, उन्होंने छड़ी हिला दी और छड़ी हमारे सिर के ऊपर से निकल गई। तब हम चिल्ला के बोले हम सैनी है सर, हम सैनी जी बोल रहे हैं। तो उन्होंने हमको पहला पाठ पढ़ाया, प्लीज। तो पहला पाठ हम जिंदगी का तभी सीखे थे कि कभी किसके साथ बात करनी है हमने, अगर दृष्टिहीन के साथ बात करनी है, इनके साथ काम कर रहे हैं, तो अपना परिचय दीजिए। दृष्टिहीन ही नहीं, आप किसी के साथ भी आप बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो अपना परिचय दीजिए। अब मैं आपको फोन करूं और आपके पास अननोन नंबर आए और मैं सीधे शुरू हो जाऊं कि मुझे ये चाहिए, मुझे आपसे वो चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? अरे भैया पहले अपना नाम तो बताएं, अपना परिचय तो दें, तभी तो हम आगे बात कर पाएंगे। तो मेरी बात कहने का तात्पर्य था कि दिक्कतें आती हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को दिक्कतें बहुत आती हैं, लेकिन हमें उनको कैसे हैंडल करना है उसका हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसकी दिक्कत क्या है उसका पता होना चाहिए और उसको कैसे सॉल्व किया जाए वो भी मालूम होना चाहिए। सबका सॉल्यूशन एक सा नहीं होगा। तो मैं फिर वापस आता हूं अपनी वर्ड पे, लेबलिंग पे फिर आ रहा हूं मैं लौटकर। हमने लेबल करते हैं डिसेबिलिटी। क्या डिसेबिलिटी लेबल करना किसी को सही है? उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का मैंने हाथ पकड़ा था, उसने मुझे धन्यवाद तो बोला, सॉरी भी कह दिया, मैंने भी सॉरी बोल दिया, लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं ली थी। उनका कहना यह था कि मैं वेट कर रहा हूं, गाड़ी की आवाज सुन रहा हूं दाएं और बाएं से, मैं स्वयं सड़क क्रॉस करने में सक्षम हूं, और उन्होंने अपनी आप सड़क क्रॉस की। कितने दिन, कितनी बार कोई मदद करेगा? तो कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है वो हमेशा अपने आप पर निर्भर होना पसंद करेंगे, करते हैं, और किसी की मदद तभी मांगते हैं जब बहुत ही सिचुएशन डिफिकल्ट आ जाए, जहां उनको लगता है कि वो स्वयं वो काम नहीं कर पाएंगे। अब मैं दृष्टिहीन हूं और आप सवाल पूछेंगे क्या आप रोटी खा लेंगे जी? आप तो नहीं पूछेंगे, आप स्पेशल टीचर्स हैं, आप जानते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हैं कि क्या आप रोटी स्वयं खा लेते हैं, तो मुझे हंसी आएगी। अपने आप पे नहीं, आप पे हंसी आएगी। आपसे मेरा मतलब है जो व्यक्ति मेरे से प्रश्न पूछेगा, अगर लाइट चली जाती है, हम रोटी खाते हैं, तो क्या रोटी हमारे मुंह की जगह नाक में जाती है, कान में जाती है, मुंह में जाती है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सोचते नहीं कई बार। क्या मैं दृष्टिहीन हूं, फिर आप पूछते हैं क्या आप चाय बना लेते हैं? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ठीक है, हाँ मैं चाय बना लेता हूं। क्या आप खाना बना लेते हैं? मैं खाना बना लेता हूं। क्या आप फुटबॉल खेल लेते हैं? नहीं, मैं फुटबॉल नहीं खेल पाता हूं। क्या आप चेस खेल लेते हैं? हाँ मैं चेस खेल लेता हूं। लेकिन चेस कौन सी? जो अडेप्टेड है, जो मॉडिफाइड है, जो दृष्टिहीनों के हिसाब से बनी हुई है, उभरी हुई है, छूकर पता चल जाता है ये राजा है, ये रानी है, ये घोड़ा है, और जो उसके जो स्क्वायर्स होते हैं, एक उठा हुआ होता है, एक नीचे दबा हुआ होता है। ये आप सबने भी देखा होगा। तो इस प्रकार से कई चीजें हमारे अनुरूप बनाई गई हैं। अनुरूप बोलूं तो आप जब पढ़ाई करते होंगे तो आपने सुना होगा मॉडिफिकेशन, अडेप्टेशन, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन। आपको याद होंगे ये 4 टर्म्स, कि किसी के कोई वस्तु उसको प्रयोग में लाने के लिए उसको उसमें मॉडिफिकेशन थोड़ा करना पड़ा, कुछ उसमें अडेप्टेशन करना पड़ा। किसी चीज को बिल्कुल नहीं कर पाए मॉडिफिकेशन, अडेप्टेशन, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके बता दिया।
और यदि कुछ भी नहीं पढ़ा पाए, कुछ नहीं उदाहरण दे पाए, तो उसको ओमिट कर दिया। तो ये चीजें जो होती है हमें हमेशा याद रखनी पड़ती हैं। सर अनम्यूट कीजिए सर। हेलो सर हेलो, हाँ ओके सर, वी कैन हियर यू माइक म्यूट हो सर। गया था। ये कब से, बहुत देर से था कि अभी हुआ था? नहीं सर, जस्ट 1 मिनट। आई एम सॉरी। नहीं तो मैंने सोचा कि बहुत देर से जो मैं बोल रहा हूँ वो तो अपने आप में चले गया। ये देखिए, ये दिक्कत मेरे को क्यों आई है, क्योंकि चश्मा नहीं पहना मैंने और हाथ मेरा माउस में लग गया कहीं, वो हो गया। अगर चश्मा होता तो मैं थोड़ा सचेत रहता। तो हम बात वहीं से पहुंच रहा हूं, लेबलिंग की। तो हमें बात हमेशा जब किसी की करें तो हमें उसकी डिसेबिलिटी को नहीं देखना है, उसकी एबिलिटी की बात करें, क्षमताओं की बात करें, और वो भी तब करें जब करनी जरूरी है। वरना क्या जरूरत है पूछने की, आप ये कर सकते हैं क्या, ये आपके साथ जो व्यक्ति दृष्टिहीन खड़ा है क्या ये वो कर लेगा, वो कर लेगा? हमें उसमें जाने की जरूरत क्या है? हमें क्षमताओं को देखना है, क्षमताओं को कभी नहीं देखना है। जितना हो सके उसको नकारना है। जब दिक्कत आए किसी को तब हमें उस तरफ बढ़ना है, कदम बढ़ाना है। इसलिए क्षमताओं को देखिए हमेशा। तो दृष्टिहीन व्यक्ति है, उसको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो उसको हम डिसेबल्ड क्यों बोले, इंपेयर्ड क्यों नहीं बोलेंगे? विजुअली इंपेयर्ड बोलना सही है कि विजुअली डिसेबल्ड बोलना सही है? आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे अनम्यूट करके बताएं, इंपेयरमेंट सही वर्ड है कि डिसेबिलिटी वर्ड सही है? एनीबॉडी? So impairment is right. Good. And if I say he is visually handicapped, is it right? No, sir, visually impaired. Why Impaired. not? Why not visually handicapped? Sir, again, Impaired is losing some portion, losing a little bit portion, but handicapped is physically handicapped. Okay, let another one say. Oh, no problem, no problem. Because I feel, hello, yes. Handy, sir, handicap is like labeling someone, and impairment is such a simple and quiet word which we can use. Okay, now I again put a question to all of you. मेरा ये मानना है कि जब हम दिव्यांगों के साथ काम करते हैं तो हमारी सोच कई बार नकारात्मक होती है, सकारात्मक कम होती है। डू यू एग्री विद माय स्टेटमेंट? Yes, sir. Yes, sir. In initial condition, starting में अक्सर हम लोग डिसेबिलिटी पार्ट को ही ज्यादा ध्यान में रखते हैं। ओवरऑल बच्चा जो है वो हमारी नजर में नहीं होता, पहले हमारे दिमाग में होता है बच्चा ये फिजिकली इम्पेयर्ड है या फिर ये वीआई बच्चा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सोचते हैं ये प्रॉब्लम आएंगी हमको या और बच्चे को, उसकी क्या स्ट्रेंथ है ये हम बाद में जब हमको नॉलेज मिलता है कि हाँ हमको क्या देखना है क्या समझना है तब जाके आते हैं वहां पे हम। देखिए, हमारे देश में दिव्यांगों के प्रति जो एक अवेयरनेस आई है, जो काम हकीकत में शुरू हुआ है वो बहुत लेट शुरू हुआ था। 1970s 80s में जाकर हमारे देश में धीरे धीरे काम ने जोर पकड़ा था दिव्यांगों के प्रति। इससे पहले कुछ काम ज्यादा हुआ नहीं था, कुछ स्पेशल स्कूल चल रहे थे, ना ट्रेनिंग का कुछ प्रोविजन था, ना कुछ ज्यादा और काम था। धीरे धीरे 80s में आते आते ट्रेनिंग कॉलेजेस बने, स्कूल्स बने, इंस्टीट्यूट्स हमारे कई सारे डेवलप हुए। कई सारे इंस्टीट्यूट्स तो 1983 80s में बने हैं, कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट्स तो अभी हाल में बने हैं। आप निपमेट की बात कर लीजिए, ISLRTC की बात कर लीजिए, इवन NIMH निपिट जिसको बोलते हैं सिकंदराबाद में, वो मेरे ख्याल से 1983 या 84 में बना है। धीरे धीरे हमारे देश में एक्ट्स बने हैं। 1995 में आपका एक्ट आया, एक क्रांति आई। अब आपका दोबारा रिवाइज्ड एक्ट आ गया है, अमेंडेड एक्ट आ गया है, RPD एक्ट आ गया है, दूसरा आ गया है। विकलांगताएं, दिव्यांगताएं 21 हो गई हैं। अब हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। अवेयरनेस अब धीरे धीरे नहीं, अब बहुत तेजी से अवेयरनेस हो रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट
वर्किंग इन ए डिसेबिलिटी सेक्टर, जब काम करते हैं तो मैं रोज डील करता हूं दिव्यांग लोगों को। सीआरसी एक ऐसा सेटअप है जहां पर ट्रेनिंग भी देते हैं हम, और जहां पर एक हॉस्पिटल का भी सेटअप हमारे पास होता है, जहां पर पेशेंट्स भी आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको अपने राइट्स का पता है। आई एम सॉरी टू से but now I'm happy to say that I got my glasses. Okay, I'm happy to say I have it. I'm happy to see you all now. तो सॉरी टू से मैं ये कह रहा था कि हमें अभी तक अगर सच में देखा जाए, मैं सबको नहीं दोष दूंगा, लेकिन हम सभी लोगों ने अभी तक सही मायने में पीडब्ल्यूडी एक्ट क्या पूरा पढ़ा है? जो नया एक्ट आया है, क्या हमने उसको पूरा पढ़ा है, उसको समझा है? हमने शायद कम समझा होगा। मैं नहीं कह रहा हूं आपने ना समझा हो, मैं अपने आप की बात कर लेता हूं 2 मिनट के लिए। मैंने कम समझा है, लेकिन जो मेरे मित्र हैं जो दिव्यांग हैं, दे आर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। उनको एक एक सेक्शन का पता है, एक्ट का एक एक पॉइंट का पता है, क्योंकि वो उनसे जुड़ा हुआ एक्ट बना है। हम सक्षम हैं, इसलिए हम शायद पूरा ध्यान ना दें। हाँ ठीक है, उसमें एक एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है, हाँ वो जो है रिजर्वेशन बढ़ के 3 से 4% हो गया है, 5% हो गया है, दिव्यांगता 7% थी, अब 21 दिव्यांगता हो गई है, ये हो गया। हम शायद मोटा मोटा बात करेंगे, लेकिन अगर डिटेल में बात करनी है, कभी एक्ट को समझना है, तो किसी दिव्यांग के साथ बैठिए, वो हमको एक्ट सही मायने में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक्ट को उन्होंने फील किया है। हमने पढ़ा है, उन्होंने फील भी किया है। इसलिए जब हम दिव्यांगों के साथ काम करते हैं तो हमें भावनाओं का बड़ा ध्यान रखना है, क्षमताओं का बड़ा ध्यान रखना है। मेरी बात क्लियर हो रही है? एनी दिव्यांग पर्सन, उसको हमें इंपेयरमेंट से शुरू करना है। ही इज विजुअली इंपेयर्ड, हियरिंग इंपेयर्ड, डिसेबल्ड तो बात की बात आती है। अब मैं आपको जवाब देते देते चलता हूं, समय बढ़ रहा है। दिव्यांगता तो बात की बात आती है, वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, चेस तो खेल लेगा ना, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, तो वहां पर उसको डिसेबल्ड हो जाता है, वहां पर डिसेबिलिटी बीच में आती है। अब हम बात कर रहे थे हैंडीकैप्ड की। हैंडीकैप तो एक सोशल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी जो है, दैट इज द वर्ड हैंडीकैप। इट्स लाइक अ अम्ब्रेला, एक छाते की तरह है, उसके नीचे बहुत कुछ आता है। आप लोग सब टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि देहरादून में संस्था होती थी, उसका नाम क्या था पहले? कौन बताएगा नाम? उसका नाम क्या था पहले, जो दृष्टिहीनों के लिए काम करती थी? NIVH। हाँ, उसका नाम क्या हो गया है अब? उसका नाम, नया नाम क्या हो गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। नो नो नो, पहले उसका नाम था NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। अब हो गया है NIEPVD। किसी ने लिखा है NIEPD, परविंदर जी ने सही लिख दिया है NIEPVD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटीज। अब एम्पावर वर्ड बीच में आ गया है, सशक्तिकरण, ठीक है, और हैंडीकैप वर्ड को हटा दिया गया है। कोई हैंडीकैप वर्ड एक बहुत बड़ा वर्ड है, जिससे खुद दिव्यांग लोगों को एक चिढ़ सी महसूस होती थी। तो हमारा मंत्रालय जो है, उन्होंने सभी राष्ट्रीय संस्थानों का नाम भी बदल दिया है। निपमेड हो गया, निपमेड हो गया है, हर एक का नाम बदल दिया है, एक रिस्पेक्टेबल टर्म रख दी गई है, ठीक है। तो हैंडीकैप वर्ड हमें यूज नहीं करना है जब तक हम उसकी बात ही ना करें। एक सोशल एस्पेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी जब बात करते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी आ गया है, रिजर्वेशन भी आ जाता है, सोशल सिक्योरिटी भी बीच में आ जाती है। ये सब चीजें जो है हैंडीकैप वर्ड को बनाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारी जो सोच है, दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। हम क्षमताओं की बात करें। अब हम बात कर रहे थे सपोर्टिंग चिल्ड्रन इन नीड। इनको किस समय हमें सपोर्ट करना चाहिए, इस पे हम बात शुरू करते हैं। जब तो हमें सबसे पहले देखना है कि दिक्कतें आती कब है।
सबसे पहली दिक्कत कब आती है? जब बच्चा जन्म लेता है, तभी से दिक्कतें शुरू आती है बच्चे के साथ। चाहे माँ बाप की तरफ से दिक्कतें आए, चाहे समाज की तरफ से आए। जब बड़ा होता है तो पीयर ग्रुप की तरफ से दिक्कतें आती हैं, कम्युनिटी की तरफ से दिक्कतें आती हैं। जब थोड़ा और बड़ा होता है, कोई लिख रहे हैं सर, मैं पढ़ नहीं पाया, चले गया। राजवीर जी कुछ लिखना चाह रहे थे। राजवीर जी कुछ पूछ रहे हैं, आप पूछिए फटाफट। सर मैं ना पहले वाले जो सेमिनार थे दो ना, वो अटेंड नहीं कर पाया सर, उसके बारे में गाइडेंस लेनी थी जी। सर बोल रहे हैं अभी आप ग्रुप में मैसेज कर दो, ग्रुप में ओनली एडमिन ही मैसेज कर सकता है जी। कोशिश करो, जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर आपने इसको गांठ बांध लिया तो काफी है। इससे पहले भी मैंने यही बताया होगा, यही बातें की होंगी, ठीक है ना? क्योंकि 2 और 2 हमेशा 4 रहेगा। इम्पेयरमेंट ही रहेगी, डिसेबिलिटी रहेगी। अगले सेमिनार में कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है? ओके सर। पर सर जो पहले ऑलरेडी रिस्पॉन्स मैंने सबमिट करने थे, मतलब वो कर नहीं सका सर, उसी के बारे में पूछ रहा था, अभी उसको दोबारा करने की जरूरत है या ऐसे? कोई नहीं, आप जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है? जी सर, थैंक यू। तो जब बच्चा जन्म लेता है तब क्या क्या दिक्कतें आती है माता पिता को? माता पिता एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आज भी बच्चे का तिरस्कार होता है, चाहे माता पिता पढ़े लिखे भी क्यों ना हो। कमिंग, कैन यू स्पीक अगेन प्लीज? तो कई बार बच्चा जो है उसका एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है। हम जब फील्ड में काम करते हैं, हमें कई ऐसे बच्चे मिले हैं जो अभी तक जिनका दाखिला स्कूल में हुआ ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि हर बच्चा स्कूल पहुंचे, सामान्य बच्चा स्कूल पहुंचे, दिव्यांग बच्चा स्कूल में जाए। लेकिन जाए कब? तब जाए जब उसको घर वाले माता पिता घर से बाहर निकालें। अब क्या हो रहा है? आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू हमें कई सूचनाएं मिलती हैं कि फला गांव में, अब चूंकि मैं एक रिमोट एरिया में काम करता हूं, अर्बन एरिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अर्बन एरियाज में ऐसा अब नहीं होता है, लेकिन रिमोट एरियाज में क्या होता है, अब तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गई है। पहले ये सब नहीं हुआ करता था, अब जल्दी पता चल जाता है कि कहां पर कोई बच्चा है जो छूट गया है। अब तो अकाउंटेबिलिटी की बात आ गई है। आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, जो अपने अपने एरिया में एक एक परिवार का डाटा रखते हैं, तो हमें उनके माध्यम से कई सूचनाएं मिलती हैं कि फला गांव में एक बच्चा है जो घर में पड़ा हुआ है, उसके पास कोई सहायता नहीं पहुंची है, तो हम कई बार उस बच्चे तक स्वयं पहुंचते हैं, उसकी दिक्कत क्या है उसको समझते हैं, वहां पर उसको हमने क्या सपोर्टिव सर्विसेज देनी है। बच्चा है फिजिकली डिसेबल्ड है, फिजिकली क्रिपल्ड है, सेरेब्रल पाल्सीड है, घर में बैठा है, चल नहीं पा रहा है, तो हमें क्या करना है? उसको सपोर्टिव सर्विसेज देनी है। उसको हमने व्हील चेयर दे दी है। उसको अगर छोटा बच्चा है तो डॉक्टर के पास रेफर करके कोई माइनर सर्जरी हो जाती है तो बच्चा थोड़ा बहुत चलना लग जाता है, हाथ चलने लग जाते हैं। तो अब करेक्टिव सर्जरीज होती है, टाइमली करेक्टिव सर्जरीज हो जाए तो डिसेबिलिटी काफी हद तक रुक जाती है, दिक्कत ही नहीं आती है। आप सबने सुना होगा, अब हमारे मंत्रालय ने अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स भी स्थापित कर दिए हैं, प्रोसेस में हैं। पहले जो हेल्थ हमारा सेक्टर है वहां, उसके तहत ये स्कीम स्टार्ट हुई है, और हॉस्पिटल्स वगैरह में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स 0 to 3 years काम कर रहे थे। लेकिन हमारे मंत्रालय ने भी अभी EIC अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स फॉर 0 to 6 years ऑफ एज ये स्थापित कर रहे हैं, और उम्मीद है अगले महीने की स्टार्टिंग तक इनका इनॉग्रेशन भी हमारे मंत्रालय द्वारा जल्दी होने वाला है। ये कई नेशनल इंस्टीट्यूट्स में और कई CRCs में अभी स्टार्ट हो रहे हैं। 7 नेशनल इंस्टीट्यूट्स और 7 CRCs में EICs स्थापित हो रहे हैं, उसमें CRC सुंदरनगर भी शामिल है। हम भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये सेंटर्स क्यों खुल रहे हैं? इसीलिए खुल रहे हैं जो हमारा टॉपिक आज का है। भाई हम बात करते हैं, ओ हो बच्चा बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया? 17 साल का हो गया। अगर ये जल्दी आया होता, इसका ये थोड़ा सा करेक्टिव सर्जरी हो गई होती, तो ये आज चल रहा होता।
अब बच्चा 17 साल का हो गया है, अब मुश्किल है, ओहो इसकी दृष्टि में दिक्कत आ गई है। और अगर ये टाइमली आया होता, टाइमली इसकी सर्जरी हो गई होती, इसका एरर टाइमली दूर हो गया होता, तो बच्चा देख पाता। ये मैं बात क्यों बोल रहा हूं, इससे बोल रहा हूं कि हम लेट हो जाते हैं, तो कई बार दिव्यांग बच्चे की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेट हमारी तरफ से हुआ है या माता पिता की तरफ से हुआ है, किसी कारण किसी की तरफ से भी लेट हुआ हो, लेकिन भुगतता कौन है? दिक्कत किसको आती है? बच्चे को आती है, दिव्यांग बच्चे को आती है। ऐसे कई केसेस हम देखते हैं जब फील्ड में काम करते हैं, जब कैंप्स करते हैं। बहुत दुख होता है कि ये बच्चा पढ़ जाता, ये बच्चा स्कूल में चले जाता, ये बच्चा आज अपने आप स्वयं चल रहा होता। कब? अगर ये टाइमली घर से बाहर निकला होता और इसका ट्रीटमेंट टाइमली हुआ होता। यही कारण है, इन्हीं सबको देखते हुए अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स का रोल बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हमारे पास 0 to 6 ईयर्स के बच्चे, ये वो पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है, जब दिव्यांगता को रोका जा सकता है, उसका इलाज टाइम पर एक टीम द्वारा किया जा सकता है। टीम है, टीम में कौन है? फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिशियन है। इन सब से मिलकर एक टीम बनती है जो बच्चे की जांच करेंगे और टाइमली इंटरवेंशन करेंगे, शीघ्र हस्तक्षेप करेंगे, ताकि उसको, उसकी जो दिव्यांगता है उसको रोका जा सके। समय पे रोक लिया तो बच्चा बच जाता है, नहीं रोका, इलाज नहीं, तो आगे दिव्यांगता उसको करती है और फिर वो श्रेणी में आ जाता है। लेकिन भुगतना बच्चे को ही पड़ता है। नो विजिबल सर, कोई लिख रहे हैं नो विजिबल सर। मेरी आवाज सबको आ नहीं रही है क्या? सर यू आर विजिबल एंड ऑडिबल बोथ। थैंक यू सो मच। किसी को शायद वेरी क्लियर। किसी को दिक्कत आ रही है, वो लिख रहे हैं आई एम नॉट विजिबल एंड आई एम नॉट क्लियर, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। आई हैव गॉट माय स्पेक्स नाउ। तो हम बात करें सपोर्ट की। सपोर्ट तभी कर पाते हैं जब बच्चा आता है या हमारी तरफ से टाइमली इंटरवेंशन होता है। अब सपोर्टिव सर्विसेज हर एक बच्चे की डिफरेंट होगी, ये हर बार मैं बताता हूं। हर बार सपोर्टिव सर्विसेज की बात करें, हर बच्चे की अलग होगी। चाहे उसको फिजिकल सपोर्ट की बात हो, चाहे एजुकेशनल सपोर्ट की बात हो, इमोशनल सपोर्ट की बात हो। सपोर्टिव सर्विसेज कोई बंधी नहीं है, लिमिटेड नहीं है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। इमोशनल सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज होती है, एजुकेशनल सपोर्ट भी एक अलग चीज होती है, फिजिकल सपोर्ट भी अलग चीज होती है। अब मैं आपको तीनों का एक एक उदाहरण दूंगा ताकि आप, हेलो, आप अपने प्रश्न या तो लास्ट में पूछ लें, मैं 10-15 मिनट और बोलना चाहूंगा, अभी बीच में ना बोले तो ठीक है, लास्ट में बोलेंगे। अगर आपने कुछ लिखना है आप लिख दीजिए, मैं पढ़कर तुरंत वहीं पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर माइक ओपन करेंगे तो बारी बारी सब करेंगे, फिर समय वेस्ट हो जाता है। तो इमोशनल सपोर्ट अलग है, एजुकेशनल सपोर्ट अलग है, इमोशनल अलग है, एजुकेशन अलग है, फिजिकल सपोर्ट अलग है। इसको हम कई श्रेणी में बांट सकते हैं। जब बच्चा, किसी को दिव्यांगता होती है, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति, मैं अपने पे लेता हूं, किसी भी को लूं। मैं स्कूटर में जा रहा था और मैं गिर गया। मैं स्कूटर में जा रहा था, मोटरसाइकिल में जा रहा था और मैं गिर जाता हूं, मेरी टक्कर हो जाती है किसी से, मेरी आंख में चोट लग जाती है, मेरे कान में चोट लग जाती है, हाथ पैर में चोट लग जाती है। डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर पूरा चेकअप करेगा, ओहो आपकी तो यहां से एक हड्डी टूट गई है, ठीक है, प्लास्टर चढ़ा दिया। आपका ये हाथ उतर गया है, यहां प्लास्टर चढ़ा दिया। आपकी आंख के अंदर एक छोटा सा कण घुस गया है, पत्थर घुस गया है या रगड़ लग गई है, आंख में पट्टी बांध दी। हफ्ते बाद बुलाया, ठीक है, हफ्ते बाद बुलाया।
हफ्ते बाद बुलाते हैं, डॉक्टर पट्टी खोलता है, पूछता है आप ठीक है ना, यानी आंख तो ठीक थी, इस आंख से मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या हो गया हूं? विजुअली इंपेयर्ड हो गया हूं, विजुअली डिसेबल्ड हो गया हूं, या विजुअली हैंडीकैप्ड हो गया हूं? क्या बन गया हूं मैं? विजुअली इम्पेयर्ड सर। Impaired, visually impaired. वेरी गुड, वेरी गुड। इंपेयरमेंट हुआ है। डॉक्टर ने तो नहीं कहा कि आप डिसेबल्ड हो गए हो, ओहो सैनी जी अब आप तो कार नहीं चला पाओगे, अब आप तो मोटरसाइकिल नहीं चला पाओगे। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ पूछा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा था मैं क्या बना हूं? मैं विजुअली इंपेयर्ड हो गया हूं। कहीं ना कहीं मेरे को दृष्टि में क्षति पहुंची है, या कान में क्षति पहुंच गई है, हियरिंग इंपेयर्ड हो गया हूं। अभी बात यहां तक ही रोकते हैं, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि सैनी जी ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। मुझे इस आंख से पूरा दिख रहा है, और इस आंख से थोड़ा बहुत नजर मेरी चली गई है, लेकिन जितनी है उतनी रुक गई है। तो मैं क्या इंपेयर्ड हूं कि डिसेबल्ड भी बन जाऊंगा आगे चलकर? सर इम्पेयर्ड है, अगर रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रहा है तो फिर नहीं। गुड गुड, मैं सारे काम कर रहा हूं, अभी भी तो मैं विजुअली इंपेयर्ड हूं। आई एम यूजिंग माई ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस आई कैनॉट सी यू, आई कैनॉट रीड अ बुक। तो मुझे सपोर्ट सर्विसेज लगी हुई है। चलिए आगे चलकर मेरी वो आंख पूरी तरह से, वो आंख से रोशनी चली जाती है, तब क्या बनता हूं मैं? Visually handicapped. अब इम्पेयर्ड ही है सर, क्योंकि आप Handicapped. से पूरी तरीके से देख पा रहे हैं और अपने सभी काम कर पा रहे हैं। हम डिसेबिलिटी चलिए तक पहुंचेंगे जब हमको किसी काम में प्रॉब्लम आएगी, हम कहीं पे रुक जाएंगे, अपने आप को कम पाएंगे। चलो, एक मैडम ने कहा हैंडीकैप, एक मैडम ने कहा है इम्पेयर्ड, जो एक ने कहा इम्पेयर्ड, एक ने कहा हैंडीकैप। अब डिसेबल्ड ही बचा था बीच में, वो भी कोई बोल देता है ना। सर डिसेबिलिटी वहां आएगी जहां हम कम हो जाएंगे, जहां हमको कोई प्रॉब्लम होगी, हम किसी काम को नहीं कर पाएंगे। चलिए बेटा, मान लिया आपने कहा मैं इम्पेयर्ड हूं, लेकिन आगे जाकर मुझे डिसेबिलिटी तब आएगी जब मुझे कोई काम करने में, जब मेरा फंक्शनिंग, उसे बोलते हैं फंक्शनिंग लेवल में गिरावट आएगी, फंक्शनिंग लेवल में गिरावट आएगी। तो क्या मैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा? जी जी जी, एक आंख काम करने में गिरावट आएगा तो हाँ जी मिल जाएगा, लीगली हैंडीकैप्ड हो जाएंगे, लीगली डिसेबल्ड। मेरी एक आंख पूरी डेड हो गई है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और एक आंख से पूरा देख रहा हूं मैं, तो मैं इम्पेयर्ड है, इम्पेयर्ड। तो इम्पेयर्ड, तब भी इम्पेयर्ड। मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा डॉक्टर से? नहीं मिलेगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या तो लो विजन या फिर ब्लाइंड के हाँ ऐसा। शिव कुमार जी ने कहा नहीं मिलेगा, शिव कुमार जी ने कहा है नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, ही इज राइट। मैं आपको बताना सर एक काम कर रही हूँ। तो मैं, मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने एक छोटा सा एक्सरसाइज करवाया था, आपसे भी करवा लेता हूँ सबसे मैं, ठीक है? आप सब अगर मेरे को देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। शिव कुमार जी ने कहा नहीं मिलेगा, पहले उनसे पूछ लेते हैं क्यों नहीं मिलेगा। शिव कुमार जी आप बताएं क्यों नहीं मिलेगा? हेलो सर, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक आंख से ब्लाइंड है तो वो दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आता, और इसलिए नहीं आता क्योंकि उसका फंक्शनल लेवल प्रभावित नहीं है। कितना % लॉस हो जाता है शिव प्रसाद जी? जी सर, अगर कोई व्यक्ति एक आंख से दिव्यांग है तो वह दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आता है सर। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए मैं इसको खुल के बता देता हूं कि क्यों नहीं आता है। सर 30% हो जाएगा उसका दिव्यांगता, 30%। वंदना जी बोल रही है 30%। गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया, 30% ही होगा। इसलिए होगा क्योंकि हमारा दृष्टि क्षेत्र, जब हम सामने देखते हैं तो दाएं से लेकर बाएं तक हमारा एक दृष्टि क्षेत्र होता है। अगर मैं सामने देख रहा हूं तो मुझे दाएं का भी दिखाई दे रहा है, मेरी पेरिफेरल विजन मेरे को दाएं का बता रही है, राइट का भी बता रही है, ठीक है?
लेकिन जब एक आंख बंद करते हैं, आप अपनी एक आंख बंद करिए, देखिए क्या हमने अपने नाक से बंटवारा किया हुआ है? ऐसा तो नहीं है। नाक तक पूरा दिखाई दे रहा है, एक आंख से दिखाई दे रहा है, और जो आंख डेड है उसका भी 20% दिखाई देता है, तो 30% लॉस है। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने के लिए 40% लॉस होना चाहिए। इसलिए विजुअली इंपेयर्ड ही रहूंगा मैं। अगर मेरी एक आंख सही है तो मैं विजुअली इंपेयर्ड रहूंगा। 30% लॉस है, मेरे को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हाँ, यदि मेरी दूसरी आंख में भी कुछ गिरावट आती है दृष्टि की, तो दोनों का जब आकलन होता है, दोनों का मिलाकर जब 40 हो जाता है, तब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारी लॉस कितना हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं सपोर्ट की, तो मुझे क्या सपोर्टिव सर्विसेज चाहिए है? मुझे फिलहाल तो कोई नहीं चाहिए, मैं एक आंख से ठीक पढ़ रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यदि हाँ, इस आंख में भी दृष्टि गिर जाती है, तो मैं हो सकता है कि लो विजन श्रेणी में आ जाऊं। जब लो विजन की श्रेणी में आऊंगा तो उसका एक अलग से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होता है। अगर मैं ब्लाइंड कैटेगरी में बात आ जाता हूं, वो डिपेंड करता है कि दृष्टि क्षेत्र में कितना क्षति हुई है, दृष्टि क्षमता में कितनी क्षति हुई है, इसका आकलन किया जाता है। उसके आधार पर बोर्ड द्वारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी होता है। तो हो सकता है कि मैं दृष्टिहीन कैटेगरी में आ जाऊं या मैं लो विजन कैटेगरी में आऊं। आपको मालूम होना चाहिए, लो विजन कैटेगरी भी एक अपने आप में एक डिसेबिलिटी है। हमारी 21 दिव्यांगताओं में जो हमारा आरपीडी एक्ट नया आया है 16 वाला, उसमें लो विजन कैटेगरी भी है और ब्लाइंड कैटेगरी भी है। अब मैं लो विजन बन जाता हूं तो एक ऐसी एक स्थिति है कि मैं चश्मा लगाकर लेंस के साथ अखबार पढ़ भी लूंगा, और कभी दिक्कत आएगी तो मुझे ब्रेल भी सीखनी पड़ सकती है। हियरिंग इंपेयर्ड की बात करें, सिमिलरली हियरिंग इंपेयर्ड की बात कर लीजिए, थोड़ा सुनाई दे रहा है तो बिना हियरिंग एड के वो डेफ कैटेगरी में आ जाएगा। हियरिंग एड लगा लेगा तो वो नॉर्मल कैटेगरी की तरफ बढ़ जाएगा, उसको सुनना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी सपोर्टिव सर्विसेज बड़ी काउंट करती है। लेकिन हमें कभी नहीं भूलना है, ये हमेशा हमें याद रखना है कि ये नहीं कोई डेफ कैटेगरी में आ गया है, अगर किसी को थोड़ा कम सुनाई दे रहा है तो हियरिंग एड ही उसका इलाज है। नहीं, हमें ये भी नहीं भूलना है कि अगर मैं लो विजन कैटेगरी में आ गया हूं तो मैग्नीफायर, सीसीटीवी या स्पेक्टिकल्स ही उसका इलाज है। नहीं, ये तब हम निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं जब उस बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट हो जाए। असेसमेंट एक बहुत छोटा सा वर्ड लगता है बोलने के लिए। असेस कर लिया हमने, जांच लिया, आकलन कर लिया, लेकिन ये डिपेंड बहुत जरूरी वर्ड है उस बच्चे के लिए जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। आप एक टीचर हैं, एक इंक्लूसिव सेटअप में काम कर रहे हैं, एक इंक्लूसिव सेटअप में काम कर रहे हैं। आपके क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं और आप उनको पढ़ा रहे हैं, आपने उनको पढ़ाना है, और वो बच्चे जो हैं उनमें 15 बच्चे सामान्य हैं, 2 बच्चे हियरिंग इंपेयर्ड हैं, 1 बच्चा ब्लाइंड है, 2 बच्चे लो विजन हैं। 20 बच्चों में से 15 बच्चे सामान्य कैटेगरी के हैं, यानी कि उनमें कोई दोष नहीं है। इंक्लूसिव सेटअप का मतलब क्या होता है? सामान्य विद्यालयों में हमारे दृष्टिहीन बच्चे, हमारे मूक बधिर बच्चे, दिव्यांग बच्चे साथ में शिक्षा ग्रहण कर सकें। आप उनके टीचर हैं, आपने पढ़ाना है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यूज में। अब जैसे हमारे यहाँ हिमाचल में अब अगले हफ्ते कुछ स्पेशल टीचर्स के इंटरव्यू होने वाले हैं। सीआरसी सुंदरनगर सेंटर अलॉट हुआ है, यहां पर उनके इंटरव्यूज होने हैं। तो निश्चित रूप से हम ये कोशिश करेंगे उन बच्चों में जानने के लिए कि उनका सिलेक्शन तब हो जब वो ये चीज तय तो कर ले कि उनको पढ़ाना किस बच्चे को है। सामान्य विद्यालयों में उनकी पोस्टिंग होनी है, उन विद्यालयों में
दृष्टिहीन बच्चे भी होंगे, मूक बधिर बच्चे भी हो सकते हैं, हो सकता है आईडी बच्चे भी हों, स्लो लर्नर बच्चे हों, माइल्ड आईडी बच्चे भी मिल जाए। अब यही नहीं कहेंगे कि भाई, कह भी सकते हैं कि मैंने तो जी डिप्लोमा किया है विजुअल इंपेयरमेंट का, वहां बच्चा अगर आएगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। आप भूल क्यों जाते हैं कि आपने एक पेपर पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। बेसिक चीजें तो हमको सबको पढ़ाई गई हैं, चाहे आपने डिप्लोमा कोई सा किया हो, चाहे आपने बीएड कोई सा किया हो। आप इतने सारे सीआरईज करते हैं, इतने सारे वेबिनार्स करते हैं। वी शुड बी अवेयर ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ दीज चिल्ड्रन। तो आपके सामने 5 बच्चे मैं देता हूं, 2 बच्चे लो विजन है, 1 बच्चा ब्लाइंड है और 2 बच्चे हियरिंग इंपेयर्ड हैं। आप उनको कक्षा में कैसे डील करेंगे? आपने पाठ पढ़ाना है अकबर के बारे में। कौन जवाब देगा मुझे? हाँ सर बोलिए सर, मैं बता रहा हूँ। प्लीज पहले तो सर वो जो बच्चे हैं अपने पास में हैं, उनको पहले अपने आगे की पंक्ति में बिठाएंगे सर। किन बच्चों को बैठाएंगे आगे की पंक्ति में? अपने विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको अपन फिर आगे की पंक्ति में बिठाएंगे सर। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि क्या है उनको ज्यादा जरूरत है सर, इसलिए पहले उनका वो शिक्षण व्यवस्था से पहले उनको आगे पंक्ति बिठाकर फिर अपना जो है टीचिंग से जो भी कार्यक्रम है वो शुरू करेंगे सर। चलो धन्यवाद उपाध्याय जी, आप पे लौट के आऊंगा। और कोई जवाब देना चाहेगा? सर हर बच्चों की नहीं क्या क्षमता अलग अलग होती है, उसके लिए उसके हिसाब से लर्निंग स्टाइल से उनको पढ़ाएंगे। जैसे MAVL वगैरह जो है ना, उनसे उनको बच्चों की सबकी अलग अलग स्टाइल होती है, उनको उस हिसाब से पढ़ाएंगे सर। उनको कहाँ बिठाएंगे? सबसे आगे बिठाएंगे? हेलो सर। कहाँ बिठाएंगे? सबसे आगे बिठाएंगे, सबसे पीछे बिठाएंगे, कहाँ बिठाएंगे? सबसे आगे। सबसे आगे। हेलो, जो वीआई बच्चा है हम उसको आगे बैठाल के भी ऐसा कुछ नहीं, अगर लो दृष्टि वाला है तो हम आगे बैठा लें, लेकिन अगर टोटली वो होगा तो हम उसको आगे वैसे बैठाना चाहिए, लेकिन जो कम सुनते हैं उनको तो आगे ही बैठा लेंगे क्योंकि उनको अटेंशन ज्यादा चाहिए होगा। चलिए मैं आपकी बात से भी कुछ यस जी सर, जो दृष्टिबाधित छात्र है उसको मांगे नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि जो सर ब्लैक बोर्ड होता है वो साइनिंग मारता है, जिससे उसको देखने में और समस्या प्रकट हो सकती है। जो सुनने में से संबंधित है सर उनको आगे बैठा लेंगे, क्योंकि उनको पीछे सुनाई नहीं देगा। तो हमें इस तरह से क्लास को मेंटेन करना पड़ेगा। शाबाश। चलिए सभी ने कहीं ना कहीं उत्तर को थोड़ा थोड़ा मिलाकर मेरे को दिया है। अगर आप अनुमति दें, कोई लिख रहा है लो विजन हेयर वाले बच्चों को फ्रंट सीट ऑफर करेंगे। चलिए मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने शुरुआती जिंदगी में यस सर लो विजन बच्चे को उसकी बैक साइड से विंडो के क्लोज बिठाना चाहिए कि बैक साइड से उसके पास ज्यादा से ज्यादा रोशनी आ सके। शाबाश शाबाश। चलिए अब मैं जवाब देता हूं, समय बहुत हो गया है। आपके इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। मैं जवाब देता हूं, प्लीज आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं पहले बच्चा बनता हूं, मैं बच्चा बन रहा हूं, ठीक है, आप मेरे टीचर हैं। अकबर का पाठ पढ़ाना तो मुझे सिर्फ आपको भ्रमित करना था, ठीक है। अकबर का पढ़ाऊं, चाहे बाबर का पढ़ाओ, चाहे मैथमेटिक्स पढ़ाओ, चाहे हिंदी के बारे में पढ़ाओ, चाहे जीव जंतु पढ़ाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है मेरे को इस समय। वो काम टीचर के पढ़ाने का है और वो काम रिसोर्स टीचर का है या स्पेशल टीचर का है, या जिसकी मदद एक रेगुलर टीचर ले सकता है। मैं कंटेंट मेथोडोलॉजी की बात में नहीं जाऊंगा, मैं सीटिंग अरेंजमेंट की पहले बात कर लेता हूं। देखिए मैं पहले बच्चा बनता हूं, मैंने बताया 20 बच्चों में से 15 बच्चे सामान्य हैं, जो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी बात नहीं करूंगा, ठीक है। मैंने बोला था 2 बच्चे हियरिंग इंपेयर्ड हैं, उनकी बात करता हूं। अब मैं पहला बच्चा हूं हियरिंग इंपेयर्ड, पहले मेरे को एसेस तो कर लीजिए। आपने मुझे आगे बिठा दिया, आप मुझे एसेस तो कर लीजिए, मुझे कितनी जरूरत है आवाज की, मैं कितना सुन पा रहा हूं, मुझे कौन सा हियरिंग एड लगना है। तो हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों का तो आप तभी आंकलन करने के बाद ही बिठा पाएंगे आगे, ताकि उनको हियरिंग एड की जरूरत है कि नहीं है। क्लियर। रही बात 3 बच्चों की, एक दृष्टिहीन मैंने बताया था और 2 बताए थे लो विजन। जो दृष्टिहीन है
उसको आप आगे बिठाएंगे या पीछे बिठाएंगे वो बात की बात करते हैं। मैं पहले लो विजन बच्चे को डील कर लेता हूं। 2 बच्चे लो विजन है, आपने उनको आगे बिठा दिया। सबसे पहले मैं चिल्ला पड़ा, सर मुझे यहां मत बिठाइए। आपने मुझे पूछा कि यहां क्यों ना बैठाऊं तुमको, तो मैंने जवाब ये दिया कि यहां बैठकर मुझे आपका ब्लैक बोर्ड तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बोला आपको, आप मेरी टीचर हैं, मैंने आपको ये बताया अपनी दिक्कत कि मैडम सर आगे आपने मुझे बिठा दिया है, मुझे आपका ब्लैक बोर्ड जिस पे आप कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि आप लिखेंगे भी तो 15 बच्चे तो सामान्य हैं, वो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो मैंने आपत्ति दिखा दी कि मुझे ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को दृष्टि में एक ऐसा दोष है जिससे कि मुझे पीछे बिठाएंगे तो मुझे ब्लैक बोर्ड दिखाई देगा, आगे बिठाएंगे तो ब्लैक बोर्ड मुझे आपका लिखा हुआ साफ नहीं दिखाई देगा। मेरे पास सिर्फ सेंट्रल विजन है। आप अपनी आंखों के आगे यूं समझ लीजिए कि आपको एक पाइप के थ्रू देखना है, इतना आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर पाइप के थ्रू देखेंगे किसी चीज को तो जितना पास जाएंगे उतना वो चीज कम दिखाई देगी, उसका दृष्टि क्षेत्र उतना कम हो जाएगा, इसलिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर हुई? यानी बात ये वाली मेरी बात क्लियर हुई? सर फिर से एक बार। मैं ये कहना चाह रहा हूं मैडम, कई बच्चों को अलग अलग दोष होते हैं। जब असेस कर लेते हैं बच्चे को, उसकी दृष्टि कितनी है, उसको दृष्टि क्षेत्र में लॉस कहां पर है, उसके बाद ही हम उसके बारे में कोई एजुकेशनल प्लानिंग कर सकते हैं। मैंने शुरू में बताया था हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की आईक्यू अलग की अलग होती है, हर बच्चे की जो नीड्स है वो डिफर करेंगी। सारे बच्चे एक नहीं होंगे। हम ये मान लें कि हियरिंग एडेड बच्चे हैं तो सबकी जरूरत हियरिंग एड पूरा कर देगी, नो। हम ये मान लें कि 10 लो विजन बच्चे हैं तो सबको आगे बिठा दीजिए, ब्लैक बोर्ड के पास बैठा दिया, उनका जरूरत पूरा हो गया, नो। आप यू मान के चलिए एक बच्चे को, ऐसा बच्चा है जिसको सिर्फ सेंट्रल विजन दिखाई देता है। सेंट्रल विजन बोलो तो जैसे टनल विजन। आप एक गुफा में जा रहे हैं, सुरंग में से निकलते हैं, जब सुरंग में होते हैं, अभी बाहर निकले नहीं होते हैं, तो आपको कितना दिखाई देता है सामने? एक छोटा सा गोला रोशनी का। एम आई राइट? हाँ सर, हाँ। तो जैसे ही बाहर आते हैं आपको दाएं और बाएं दिखता है, ठीक है जी। तो जो बच्चा आपने मुझे बिठाया आगे, मेरे को वो कंडीशन सपोज है तो मेरे को ब्लैक बोर्ड में से थोड़ा सा ही हिस्सा दिखाई देगा अगर आगे बिठाएंगे तो। मुझे हेड मूवमेंट्स लेफ्ट राइट अपने सिर को घुमाना पड़ेगा बार बार, ठीक है ना? हाँ ठीक है। मेरी प्रॉब्लम समझ गया आप मैडम? समझे है, थोड़ा होने से भी समझे है। मैं फिर समझा दूंगा आपको। आप अखबार को रोल कर लीजिए, एक पाइप के थ्रू, एक पानी का पाइप लीजिए, छोटा सा पाइप, उसके थ्रू आंख बंद करके उसके थ्रू देखिए। सामने आपको ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा कर देता हूं मैं, तो ब्लैक बोर्ड में जो लिखा हुआ आपको उस पाइप के थ्रू दिखाई देगा? नहीं, घुमा के दिखना पड़ेगा, बहुत घुमाना पड़ेगा, आपका सिर दुख जाएगा, घुमाना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे मुझे पीछे ले जाओ, फिर आपको मैं क्लास के सबसे पीछे ले आऊंगा तो आपको वहां से पूरा ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई दे जाएगा। हाँ ठीक है, से जूम आउट होने वाला जैसा। बिल्कुल, आपका दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। तो समस्या बच्चे की क्या थी? बच्चे की समस्या थी कि उसको सिर्फ सेंट्रल विजन दिखाई दे रहा था, उसका लॉस, साइड का लॉस है, तो उसका एरिया जो है सीमित हो गया था। उसको आगे बिठाते हैं तो उसको दिक्कत आएगी, आप उसको पीछे बिठाइए। तो बच्चा अगर बड़ा है तो अपनी समस्या आपको खुद बता देगा, तो इस बच्चे को आप पीछे बिठाएंगे। सिमिलरली एक बच्चा ऐसा है जिसको आपने क्लास के आगे बिठा तो दिया, लेकिन वो बच्चा बोलता है कि मुझे प्लीज थोड़ा दाएं, हेलो प्लीज लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट प्लीज। हो सकता है उस बच्चे को ज्यादा रोशनी चाहिए हो। अब हर बच्चे को जो लाइटिंग कंडीशंस है वो मैटर करेंगी, कितना रोशनी किसको चाहिए है।
किसी बच्चे को नेचुरल लाइट पसंद होगी, किसी को आर्टिफिशियल लाइट पसंद होगी। ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसको आर्टिफिशियल लाइट पसंद हो? ऐसे हो सकता है कुछ बच्चे हो जिनको एल्बिनिज्म हो। आपने देखा होगा जो बच्चे सफेद सफेद होते हैं, जिनकी खाल सफेद होती है, आंखों के बाल सफेद होते हैं, आपने देखे ऐसे बच्चे? हाँ देखे हैं, अल्बिनिज्म। ऐसे बच्चे, यस, एल्बिनोज, ये बच्चे खिड़की के पास या धूप में बैठना पसंद ही नहीं करेंगे। हम खुश हो गए एज अ टीचर, आई एम हैप्पी कि चलो मेरे प्रिंसिपल साहब राउंड मारने आएंगे, सैनी जी जो खुश हो जाएंगे, सैनी सर आएंगे खुश हो जाएंगे कि देखो हमने इस बच्चे को खिड़की के पास बैठा दिया है, अच्छी धूप भी आ रही है, अच्छी रोशनी आ रही है। बट आई एम अफ्रेड मैडम, उस बच्चे को दिक्कत होगी, वो बच्चा वहां से हट के भागेगा, क्योंकि धूप आएगी तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी, उसके हाथ में जलन होगी, रैशेस पड़ जाएंगे, दे आर मोर सेंसिटिव टू ग्लेयर। तो उस बच्चे को आपको क्लास के बीच में कहीं बिठाना पड़ेगा। और हाँ सर बोलिए। यस यस, कैन यू हियर मी? यस सर। तो ऐसी कंडीशंस आती है क्लासरूम में, तो हमें बड़ा ही सोचकर उस बच्चे का असेसमेंट करके उसकी डिसेबिलिटी को देखते हुए हमें उस बच्चे को बढ़ाना है, बिठाना है, कितना जोर से बोलना है कि वो सुन सके, कहाँ बिठाना है ताकि उसको अच्छा प्रकाश मिल सके, जो बच्चे को दिखता है, लो विजन है, उसको कहाँ बिठाना है ताकि वो ब्लैक बोर्ड भी देख सके, टीचिंग मटेरियल को भी अप्रिशिएट कर सके। यू गॉट माई जी एकदम। तो सर यहाँ पे एक और पॉइंट, हेलो। यस यस। हाँ सर, मैंने ऐसे क्लास में पढ़ाया है, तो ऐसे देखा गया कि एक लो विजन की लड़की मेरे क्लास में थी, उसे पर्टिकुलर ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक देंगे तो ही उसे दिखाई देता था, अगर टीचर कलर्ड चौक यूज करती है तो वो नहीं देख पाती थी। ये भी एक होता है प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब हम उसकी बात करते हैं। जब भी आप किसी दिव्यांगता को डील करें, जब भी आप किसी डिसेबिलिटी को डील करते हैं, सबसे पहले हमेशा ये रखें कि हम उस व्यक्ति के साथ कभी भी इनजस्टिस ना करें। मेरी बात आप गांठ बांध के चलिए। हम कई बार कहते हैं कि हमें 30 साल का अनुभव हो गया है, मैं खुद बोल रहा हूं मुझे 30-32 साल का अनुभव है, बट आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट आई एम स्टिल लर्निंग। 30 साल पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि हम परिपक्व बन गए हैं, हमें आज भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है, एंड आई एम हैप्पी टू लर्न फ्रॉम माय कलीग। हमें सीखना चाहिए। इसलिए हम किसी बच्चे के साथ जब काम करें तो पहले उसकी जो डिफिकल्टीज हैं उसको समझें, उसका असेसमेंट करें, उसका प्रॉपर असेसमेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करें, उसके पास क्षमताएं क्या है, क्या उसके पास है, क्या नहीं है, उसको जाने, फिर हम उस बच्चे के साथ जस्टिस कर पाएंगे। मैंने एग्जांपल आपको एक सिंपल सा दिया था कि 2 लो विजन बच्चे, एक दृष्टिहीन है, उन्हें कहाँ बिठाना है, अकबर का पाठ पढ़ाना है। अरे आप अकबर पढ़ाएं चाहे बाबर पढ़ाएं, हमारे वो मतलब नहीं है, पहले उसकी समस्या क्या है उसको तो हमें देखना है ना। अकबर बाबर हुमायूं तो बाद में समझ लेगा, लेकिन उसकी समस्या क्या है उसको। और ये समस्या जटिल कब हो जाती है? जब बच्चा छोटा होगा। अगर बच्चा 7 साल का है आपके कक्षा में, 8 साल का है, तो मान के चलिए कि वो अपनी समस्या आपको नहीं बताएगा, ना बता पाएगा। माता पिता की हेल्प लीजिए। माता पिता सबसे पहले टीचर होते हैं बच्चे के, वो आपको अपने अनुभव बता देंगे कि ये बच्चा इतनी दूर से सुन लेता है, ये बच्चा इतनी दूर से टीवी देखता है, ये बच्चा खुद पानी भर लेता है, ये बच्चा चलते चलते इन चीजों से टकराता है, अक्सर टकराता है तो इसके लेफ्ट साइड अक्सर छिल जाता है माथा। तो देखिए समझिए कि लेफ्ट साइड छिलता है तो क्यों छिलता है, उसका लॉस लेफ्ट आंख में ज्यादा होगा, राइट आंख में लॉस कम होगा, तो चलते हुए लेफ्ट साइड टकराता होगा। कोई पेड़ की टहनी टकरा गई, कोई सीढ़ी टकरा गई, कुछ टकरा गई। तो इन चीजों से हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है, हम तभी असेसमेंट कर पाएंगे। अगर दृष्टिहीन की बात कर रहे हैं, चाहे मूक बधिर की बात कर रहे हैं, चाहे मेंटल रिटार्डेशन आईडी की बात कर रहे हैं, हमेशा डॉक्टर रिपोर्ट पे हमेशा आप पहले जाएं।
उसका जो क्लिनिकल असेसमेंट होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन। अब मेरे पास बच्चा आया, मैंने उसका असेसमेंट शुरू किया, लेकिन पहले डॉक्टर की रिपोर्ट तो देख लूं, डॉक्टर ने लिखा क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसी में उत्तर छुपा हुआ है आपका, कि ब्लैक बोर्ड में वो पीली चौक से नहीं देख पाता है, व्हाइट चौक से देखता है वो बच्चा। क्यों देखता है? क्योंकि उसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में आ गई, उसका नाम मैंने पढ़ लिया, हरीश कुमार। आई एम सॉरी, कोई आप में से हरीश हो तो माफी चाहूंगा, सर नाम ले रहा हूं मैं, ठीक है, हरीश, सब आ गया। उसकी विजन लिखी है लेफ्ट आई राइट आई, लेफ्ट आई में उसकी विजन लिखी हुई है 3/60, राइट आई में लिखी हुई है 4/60 या 6/60, ये उसकी विजन है, दृष्टि क्षमता, ये उसकी दृष्टि क्षमता है 3/60, 6/60। या आप लोगों में से जितने भी विजुअल इंपेयर्ड के कोर्स किए होंगे, आपको पता होगा जब सेलर चार्ट पढ़ाते हैं, जब दृष्टि नापते हैं, तो कितनी दूर से देख पा रहा है, ठीक है। हाँ, विजुअल एक्विटी, राइट, दृष्टि क्षमता इन हिंदी, विजुअल एक्विटी इन इंग्लिश, राइट। उसके बाद नीचे लिखा होगा दृष्टि क्षेत्र, विजुअल फील्ड, कितना उसको दिखाई दे रहा है, 20 डिग्री दिख रहा है। तो 20 डिग्री का मतलब क्या है? अपने दोनों हाथ, यस उषा पाल ने ठीक बताया, अपने दोनों हाथ खोल लीजिए और ऐसे कर लीजिए 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। आप सबने पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ी है, प्रोटेक्टर यूज किया होगा, 90 डिग्री कितना है, 10 डिग्री कितना है, 20 कितना है, तो आप याद करिए 20 डिग्री कितना होगा। कोण बनाते थे, कोण, एंगल्स, तो उसका दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो आप समझ जाइए उसका कितना संकुचित है उसका दृष्टि क्षेत्र। दृष्टि क्षमता के साथ दृष्टि क्षेत्र चलता है, ठीक है। अब वो बच्चा आपके पास है, उसका कार्ड आपके पास है, नीचे लिखा हुआ है कलर विजन। उसको रंगों में पहचानने की दिक्कत है कि नहीं है? अगर उसे कहीं दिक्कत है तो डॉक्टर वहां पर उसका कलर टेस्ट भी होता है, कई सारे चार्ट्स हैं, उनके द्वारा कलर विजन का टेस्ट होता है। आप लोगों को ने भी कभी न कभी कराया होगा, किताब में डॉक्टर चेक कर लेता है, आपसे पढ़वाता है, भ्रमित होते हैं कई सारे पेजेस, उसके थ्रू आपका जांच होती है। खास तौर से जो बच्चे आर्मी एयरफोर्स में जाते हैं, उनका बहुत तगड़ा टेस्ट होता है कलर विजन का। उनकी तो दृष्टि भी 6/6 होनी चाहिए, 6/60 तो बहुत कम दृष्टि है, ठीक है ना। तो 6/6 इज द नॉर्मल विजन। अब एयरफोर्स में जा रहे हैं, पायलट बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो 6/60 कहां चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसीलिए उस सब हमें पैरामीटर्स जो इंफॉर्मेशन उसमें होती है, हमारे रेटिना में कलर पिगमेंट्स होते हैं, बेसिक कलर्स पिगमेंट्स हमारे रेटिना में है, लेकिन कहीं पर उसमें डेफिशिएंसी आती है तो हमारा कलर विजन लॉस हो जाता है। रेड को कुछ बोल देंगे, ब्लू को कुछ बोल देंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन द्वारा, पेरेंट्स द्वारा भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो हो सकता है उस बच्चे को ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ दिक्कत आ रही हो, ब्लैक एंड व्हाइट से कंफर्टेबल हो और रेड ब्लू से कंफर्टेबल ना हो। वैसे भी मैं बताना चाहूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक ऑन व्हाइट एंड व्हाइट ऑन ब्लैक इज द बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन फॉर स्टूडेंट्स। ये पोलैरिटी बोलते हैं, पोलैरिटी, ब्लैक पे व्हाइट से लिखो या व्हाइट पे ब्लैक से लिखो। आप व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक मार्कर से लिखते हैं ना, और ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चौक से लिखते हैं। कई बार टीचर्स कोई ह्यूमन आई का डायग्राम बनाते हैं तो आंख की अंदर की परत को लाल रंग से लिख दिया, आंख की बीच की परत को पीले रंग से दर्शा दिया, आंख की भीतरी परत, बच्चों ये रेटिना होती है, ये रेटिना जो है ये ब्लू से कर दिया। तो जो सामान्य बच्चे हैं, जिनकी दृष्टि सामान्य है, वो जो कक्षा में बैठते हैं पीछे, उनको भी देखने में दिक्कत आ जाती है। और हम तो बात कर रहे हैं लो विजन बच्चे की, जिसको अपने आप दृष्टि में दिक्कत आ रही है। तो इसलिए हमेशा ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन दी बेस्ट रहता है। हमारी किताबें छपती हैं, सफेद कागज होता है और काले की छापाई होती है। मैं क्लास में पढ़ता था छोटेपन से, तो टीचर ब्लैक बोर्ड में व्हाइट चौक का इस्तेमाल करती थी। इसलिए दिस इज द बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन।
तो ये चीजें हमें सारी इंफॉर्मेशन हमें डॉक्टर से मिल जाती है, क्योंकि पेरेंट्स के पास बच्चों की डॉक्टरी रिपोर्ट होती है। हमारे हॉस्पिटल में आप खुद सोचिए, आप कहीं जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, कहते हैं जी 3 साल से मैं परेशान हूं, मेरी ये टांग काम नहीं कर रही है, मैं चल नहीं पा रहा हूं, तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे क्या पूछता है, कहाँ दिखाया, कहाँ गए थे? मैं पीजीआई गया था जी, वहां गया था, वहां भी इलाज कराया, फायदा नहीं हुआ, किसी ने बताया कि आपके पास जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो वो क्या बोलेगा, जरा वहां की हमें रिपोर्ट दिखाइए। रिपोर्ट्स डॉक्टर भी तो मांगते हैं, उनसे हेल्प मिलती है, हमको सहायता मिलती है। इसलिए जब भी हम सपोर्ट सर्विसेज की बात करें, हमेशा प्रॉपर असेसमेंट के बाद ही आगे हम काम करें। बिना असेसमेंट अंधेरे में तीर मारने से बच्चे का नुकसान हो सकता है। ये नहीं कि मेरे पास बच्चा आया लो विजन, चलो भाई चलो ये थैले में से निकालो, इसको दे दो लो विजन मैग्नीफायर, ले बेटा तू ये पकड़ ले बेटा तू ये पकड़ ले। वहां भी कई सारी चीजें होती हैं, हैंड मैग्नीफायर है, स्टैंड मैग्नीफायर है, चश्मे के रूप में मैग्नीफायर है, किस एज ग्रुप को कौन सा मैग्नीफायर देना है, किस एज ग्रुप में कितनी पावर देनी है, बहुत असेसमेंट करने के बाद हम ये तय कर पाते हैं कि बच्चे को क्या देना है। हर बच्चे को हियरिंग एड नहीं देना है, हर बच्चे को मैग्नीफायर नहीं देना है। कई बार इनके बिना भी बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, बच्चा कंफर्टेबल फील कर सकता है। और कई सारे फैक्टर्स भी होते हैं। अच्छा प्रकाश दे दीजिए, मैग्नीफायर की जरूरत नहीं है। अच्छा छापा वाली किताब उसको दीजिए, प्रिंट साइज बढ़ा दीजिए, चश्मे की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें थोड़ा अनुभव मांगती हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस मांगती हैं। और सबसे बड़ा वर्ड हमारा है, एक वर्ड होता है धैर्य, और अंग्रेजी में एक और वर्ड होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम कितनी जल्दी मान लेते हैं कि देखो ये मेरे सामने नाम पढ़ू कोई, अभी मैडम जो जवाब दे रही थी ना, हम कितनी जल्दी मान लेते हैं, ओहो ये मैडम तो बहुत बढ़िया है, इन मैडम ने कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे। क्यों मान लूं मैं इतना अच्छा? क्यों मान लूं कि विनोद कुशवाहा जी और निहारिका गोपी जी चुप बैठे हैं, या रूपरेखा मुखर्जी चुप बैठे हैं, पंकज मिश्रा जी मेरे को देख रहे हैं, अगर मैं उनको देख पा रहा हूं तो मैं क्यों मान लूं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं? हो सकता है वो शांत हो, मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ये ज्यादा समझ रहे हैं और ये लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे मेरे से, अभी सब नोट कर रहे होंगे ये, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी गुड टेक्निक। बच्चों के साथ काम करते हैं तो ऑब्जर्व बड़ा अच्छा, ऑब्जर्वेशन जो है बहुत लाभप्रद रहता है। तो मेरे ख्याल से काफी टाइम ले लिया मैंने, कोई क्वेश्चंस आपके हो तो आप प्लीज मुझे आप पूछ सकते हैं। सर हम लोग का जो क्या दृष्टि क्षमता है, विजुअल एक्टिविटी जो हम लोग मानते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट में, उसके लिए 1/60 को परसेंटेज में कैसे समझे कि वो 20 है या 30 है या 20 डिग्री या? देखिए 1/60 क्या होता है मुझे आप बताएंगे? पहले समझाइए। 6/60, 1/10, 1/10 ऐसे जो। आप मुझे 6/60 समझाइए पहले क्या होता है। 6/60 है 1/10 नहीं, अब मुझे अगर समय मिल जाए मैं थोड़ा फिर बता देता हूँ आपको फटाफट। अगर आप समझना चाहें, आप कुछ समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं 6/60 क्या होता है। देखिए एक चार्ट बनाया था डॉक्टर हरमन स्नेनल ने, जो कि एक हॉलैंड के डॉक्टर थे, जिसमें 7 लाइनें होती थी। वो आज भी है, आपने डॉक्टर के पास देखा होगा। सबसे ऊपर एक सबसे बड़ा अक्षर लिखा होता है, उसके नीचे अक्षरों की संख्या बढ़ती रहती है और आकार छोटा होता रहता है, ठीक है। सबसे ऊपर की संख्या के आगे लिखा होता है 60 और उसके नीचे वाली जो लाइनें होती है उसके आगे भी संख्या लिखी होती है। 60 के बाद लिखा होता है 36, फिर 24, फिर 18, फिर 12, फिर 9, फिर 6, 9, 12, 18, 24, 36, 60 ये मीटर्स हैं। दीज आर मीटर्स। अच्छा। कुछ चार्ट्स होते हैं फीट में, तो जहां पर नीचे 6 लिखा होगा वहां पर 20 लिखा होगा
और सबसे ऊपर जो हमारी संख्या थी 60 मीटर्स, उसको 3.3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 200 फीट हो जाएगा। कुछ चार्ट्स आपके फीट में उपलब्ध होते थे, कुछ चार्ट्स मीटर में होते हैं, लेकिन आजकल फीट को कम यूज करते हैं, मीटर वाला चार्ट ज्यादा यूज कर लेते हैं। आपका प्रश्न था 6/60। 6/60 का मतलब ये होता है कि एक सामान्य व्यक्ति जिसको साफ दिखाई देता है, जो कहता है मेरी नजर बिल्कुल ठीक है, उसको उस चार्ट का सबसे ऊपर वाला अक्षर जिसके आगे 60 लिखा है, वो अक्षर 60 मीटर से पढ़ना आना चाहिए। क्लियर? जी जी जी। उसके नीचे वाला अक्षर के आगे लिखा है 36, तो उसी व्यक्ति को 36 मीटर पे खड़ा कर दो और बोलो वहां से पढ़ के इसको सुनाओ। अगर वो उसको पढ़ देता है तो उसकी नॉर्मल विजन है। ऐसे करते करते नीचे आ गए। इतना समय किसी के पास नहीं होता है कि वो 60 मीटर तक किसी को खड़ा करे फिर चार्ट पढ़वाए। तो टेस्टिंग हमेशा हम 6 मीटर से शुरू करते हैं, चाहे 60 मीटर से वो ऊपर का अक्षर पढ़ ले, चाहे 6 मीटर से सबसे नीचे वाला अक्षर पढ़ ले, एक ही बात है। हमें क्लियर? जी। तो सबसे नीचे टेस्टिंग शुरू करते हैं। आपको मैंने बोला मैडम, ठीक है, आपका नाम क्या है? रूपरेखा मुखर्जी। रूपरेखा जी, आप ये सबसे नीचे वाला चार्ट पढ़िए, अक्षर पढ़िए। मैंने आपको 6 मीटर पे खड़ा किया हुआ है, आपने नहीं पढ़ा, आपने कहा सर मुझे नीचे वाला अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? आपसे कहूंगा उससे ऊपर वाला पढ़ो। उसके ऊपर कौन सा संख्या लिखी है? 9। तो अच्छा। कहीं ना कहीं आपके दृष्टि में खिचड़ी शुरू हो चुकी है। समझ रहे मेरी बात को? सर ये क्या है, इस ढंग का है। हम लोग जब आई टेस्टिंग के लिए जाते हैं डॉक्टरों के पास, तो दूर से जैसे पढ़ने के लिए दिखवाता है डॉक्टर लोग के पास आई टेस्टिंग के लिए। हाँ, वो यही करते हैं। वो आपको क्लास में पढ़ाते हैं, एक बॉक्स होता है, उसमें हाँ। बोलते हैं, ये लेटर पढ़ के दिखाइए, ठीक है? ऊपर वाला, नीचे वाला, बड़ा वाला, हाँ, छोटा वाला। ये वही कराते हैं। उनके पास तो 6 मीटर जगह भी नहीं होती है। बड़े बड़े शहरों में तो 3 मीटर बाय 3 मीटर में तो डॉक्टर बैठते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक शीशे का प्रयोग कर लेते हैं। 3 मीटर का शीशे में चार्ट रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो 3 और 3 कितना हो जाता है? 6 मीटर बन जाता है, ठीक है ना? अच्छा। लेकिन फिर आप ये कहेंगे मुझे उल्टा ए दिखाई दे रहा है, मुझे उल्टा पी दिखाई दे रहा है, तो उनके चार्ट जो है वो पहले से उल्टे होते हैं। जब शीशे में रिफ्लेक्शन पड़ता है, आप पढ़ते हैं तो आपको सीधा दिखाई देता है, ठीक है? अच्छा। तो डॉक्टर आपको जब टेस्टिंग के लिए जाते हैं सबसे नीचे वाला ही पढ़वाते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आप 6/6 है, नहीं पढ़ते हैं तो 6/9, नहीं पढ़ते हैं तो 6/12, नहीं पढ़ते हैं तो 6/18, ऊपर ऊपर के अक्षर पढ़वाते हैं जिनका आकार बड़ा होता जाता है। कायदे से आपको वो संख्या, वो अक्षर दूर से पढ़नी चाहिए थी, 9 मीटर से, 12 मीटर से, 18 मीटर से, लेकिन आप वही बैठे हैं, 6 मीटर में बैठे हैं और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। करते करते डॉक्टर कहता है कि आप सबसे ऊपर वाला अक्षर पढ़ के बताइए रूपरेखा जी। तो आपने कहा यस, ये मैंने पढ़ लिया, ये ए है, गुड। तो आपकी दृष्टि कितनी हो गई? 6/60। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। ये मतलब होता है 6/60 का, कि आप 6/60 एक फ्रैक्शन है। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, मेरे ख्याल से हिंदी में ही कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप 6 एकम 6 और 10 क्या बोलते हैं हिंदी में, 10 छक्का 60 और आप काट पीट कर उसको 1/10 लिख देंगे। नो, ठीक है? दिस इज नॉट ए मैथमेटिकल फ्रैक्शन। आप इसको काट पीट कर नहीं करेंगे कुछ। ये नहीं कि आप 6 का पहाड़ा पढ़ के उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 6/60 विल रिमेन 6/60, ठीक है? सर इसमें ही ये रिलेटेड इसका संपर्क प्रश्न करे कि 6 जो है वो हमको जहाँ पे बैठ हुआ है, हाँ, जैसा दूरत्व है, डिस्टेंस है बोर्ड से और मेरा सीट से 6, और 60 है कि जो हाइट है, जिस हाइट में मैं पहचान सकूं नहीं, अक्षरों को। हाँ, हाइट नहीं है। 6/60 का मतलब ये है, 6 का मतलब है कि आप कितनी दूरी से पढ़ रहे हैं, और 60 का मतलब ये है कि वो अक्षर आप पढ़ रहे हैं जो आपको 60 मीटर से पढ़ना चाहिए था,
ठीक है। ओ अच्छा अच्छा। आज क्लियर हो गया, ये लंबा हो मैं समझ गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। 60 जो पढ़ना चाहिए था और 6 जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे दूरी मिला के पढ़े, ठीक है। अब अगर आप 6 मीटर पे बैठकर भी चार्ट का सबसे बड़ा अक्षर नहीं पढ़ पाते हैं तो मैं क्या करूं, मेरे पास और तो कोई चार्ट है नहीं, तो मेरे पास एक ही उपाय होता है, या तो मैं चार्ट आपके नजदीक ले आऊं या आपको अपने नजदीक बुला लूं। तो मैं चार्ट तो मेरा फिक्स है दीवार पर, ठीक है, तो मैं आपको 1 मीटर पास बुला लेता हूं। अब आप 5 मीटर पे बैठे हुए हैं और 5 मीटर से पढ़ते हैं, 1 मीटर कम करने से कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा कि आप सबसे छोटा अक्षर पढ़ लोगे, समझ रहे हैं। आपको मैं वही अक्षर फिर पढ़वाऊंगा, सबसे ऊपर वाला अक्षर पढ़िए। अगर आप फिर बोलते हो कि सर मैं सबसे ऊपर वाला अक्षर जो चार्ट का है नहीं पढ़ पा रही हूं, अगर पढ़ लेते हैं तो 5/60, नहीं पढ़ते हैं तो आगे बढ़िए, 4 पे आइए, 4/60, नहीं पढ़ते हैं 3 पे आइए, 3/60, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो और 1 मीटर आगे आइए, 2/60, नहीं पढ़ पा रहे हैं और आगे आइए, 1/60। अच्छा, अब आप चार्ट से 1 मीटर दूर बैठे हैं और 1 मीटर कितना होता है, जितना आपका हाथ है। आप हाथ को खोल लीजिए, आपका 1 मीटर हो गया। 1 मीटर हो गया। बैठकर भी आप चार्ट का सबसे बड़ा अक्षर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका एडमिशन एक स्पेशल स्कूल में तो निश्चित हो गया है, ठीक है। जी 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 हाँ, आपको जरूरत हमारी, बहुत धन्यवाद। तो मैं आगे आपने एकदम विधिवत सर, विधिवत रूपरेखा जी के प्रश्नों का उत्तर दिया है आपने, और एक लंबा सेशन रहा, विधिवत आपने उससे उदाहरणों के सहित प्रस्तुत किया। इस हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सेशन 1 घंटे का था, लेकिन हमारे प्रश्न, हमारे प्रतिभागियों के प्रश्न, उनकी जिज्ञासाओं ने आपसे 1 घंटे 32 मिनट का समय बुलवाया। इस हेतु मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अपना इतना समय दिया। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ SIPRH अमरोहा के डायरेक्टर डॉक्टर नसीम अहमद सर को कि वे आए और संस्थान का परिचय देते हुए निदेशक NIPVD देहरादून आदरणीय श्री हिमांशु दास सर का स्वागत करें एवं संस्थान का परिचय उनके समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री डॉक्टर नसीम अहमद सर। धन्यवाद सर। मैं नेशनल वेबिनार में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं एवं हमारे आज के मुख्य अतिथि निदेशक महोदय NIPVD देहरादून डॉक्टर हिमांशु दास जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और संक्षिप्त परिचय में, ये सोसाइटी 3 अगस्त 2004 से जनपद अमरोहा में दिव्यांगजनों के हितार्थ लगातार सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। संस्था के अंतर्गत आस स्पेशल स्कूल, जिसमें HI, VI, MR, CP सभी प्रकार के दिव्यांगजन स्पेशल एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। संस्थान को जनपद अमरोहा में उत्कृष्ट कार्य करने पर 3 बार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है। दिव्यांगजनों की उत्कृष्ट सफलता पर स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के बैनर तले राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार, प्रदेश स्तर पर 2 बार स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। संस्थान 2016 से भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित D.Ed स्पेशल एजुकेशन MR, 2017 से D.Ed HI, VI तथा CP का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। संस्थान विगत 17 वर्षों से जनपद अमरोहा में दिव्यांगजनों के लिए उनको मुख्य समाज की धारा में जोड़ने के लिए, उनको व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार संघर्षशील है, प्रयत्नशील है।
इसीलिए समय समय पर RCI द्वारा, चेन्नई द्वारा CRE का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान के पास D.Ed स्पेशल एजुकेशन के 120 सीट आज की डेट में संचालन की जा रही हैं। ये संस्था के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरुजन हमारे साथ जो अपनी स्पेशल फील्ड में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं, इस बैनर पर हमारे निवेदन पर जुड़े एवं नागेश जी के आग्रह पर सैनी साहब भी जुड़े। मैं निवेदन करता हूं सैनी साहब से भी कि उनका भी आशीर्वाद संस्था के ऊपर बना रहे और भविष्य में अपना मार्गदर्शन देते रहें। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय निदेशक महोदय जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके विचारों से हम सभी अभिभूत होंगे, ऐसी कामना करता हूं। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर के कुशल शब्दों द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन होना था, लेकिन शुरुआत में सर व्यस्ततम थे और मैं जानता हूं सर का अनुग्रह, सर का आशीर्वाद कार्यक्रम की रूपरेखा को तीव्रता के साथ बढ़ाएगा। इस भाव को वो भी पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी पहुंच पाना लगभग मुश्किल हो रहा है, लेकिन 3:30 बजे मैं अवश्य कार्यक्रम से जुड़ जाऊंगा। और आज मैंने देखा कि 3:30 जैसे हुआ वैसे सर हमारे कार्यक्रम में जुड़ चुके थे। तो मैं ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और विशेष शिक्षा में लंबे समय से दृढ़ इच्छा के साथ, एक मनोवृत्ति के साथ नए आयाम स्थापित करने वाले ओजस्वी निदेशक और यशस्वी निदेशक आदरणीय श्री हिमांशु दास सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के विषय पर दिव्यांगजनों की सुरक्षा से संबंधित, बालक बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित इस विषय पर अपनी महनीय राय और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आदरणीय निदेशक सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी जबरदस्त इंट्रोडक्शन दी। ऊर्जा में ऐसे मेरी कोई कमी नहीं होती है, लेकिन आप जैसे लोग ऐसे जेट फ्यूल भर देते हैं, इतना जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही जेट फ्यूल भरा हुआ रहता हूँ पूरा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जितने भी हमारे स्पेशल एजुकेटर्स और रिहैब प्रोफेशनल्स इस CRE में जुड़े हुए हैं, सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यस स्पेशल स्कूल सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च और हेल्थ अमरोहा के जितने भी EC मेंबर्स हैं, गवर्निंग बॉडी मेंबर्स है, कार्यकर्ता है, सबको मेरी तरफ से मैं नमन करता हूं। और भारतीय पुनर्वास परिषद को स्पेशल धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि वो अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ के हमारे स्पेशल एजुकेटर्स की जो बहुत बड़ी जरूरत है CRE की, उस जरूरत को पूरा करने में हमें मदद कर रहा है। और जिस विषय पे आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है, मुझे याद है आज से करीब करीब 25 साल पहले इस विषय के ऊपर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम हुई थी। टॉपिक थोड़ा सा फर्क ये था कि उसमें सोशल सिक्योरिटी वर्ड था, आप लोगों ने सिर्फ सिक्योरिटी वर्ड डाला है। लेकिन अगर विज्ञान के हिसाब से, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, एक्ट के हिसाब से देखा जाए, कानून के हिसाब से अगर देखा जाए, सोशल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों एक दूसरे के पारक है, दोनों जुड़े हुए रहते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी दिव्यांगजनों के लिए ये जिन देशों में रोज सड़क में लोग मरते रहते हैं, बसों में, ट्रेनों में रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं, हमारे लिए जैसे इंसान का कोई कीमत ही नहीं है ऐसे गरीब देशों का। हम लोग जिस प्रकार के जिंदगी से जीते हैं, बीमारी से कोई मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, हेलमेट ना पहन के लाखों लोग सड़क में मर रहे हैं, कार में बेल्ट नहीं लगाएंगे तो लाखों लोग मरेंगे, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेंगे, 1000 लोग मरेंगे। इस प्रकार का जब देश होता है, ऐसे देशों में सिक्योरिटी वर्ड का महत्व बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप कानून के हिसाब से देखें, समाज के हिसाब से देखें, इसका बहुत 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 बड़ा एक महत्व होता है। मैं चाहूंगा कि इस CRE के जरिए जितने भी हमारी फैकल्टीज होंगे, सभी फैकल्टी, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, सबको ये समझाने में सक्षम होंगे
कि ये टॉपिक की कितनी बड़ी महत्वता है। मेरे हिसाब से इसको हम लोग 4 हिस्सों में बंटवारा कर सकते हैं। एक होती है फिजिकल सिक्योरिटी, शारीरिक रूप में हमें सबको सिक्योरिटी चाहिए होता है, कोई हमें मारे नहीं, कहीं हमें चोट ना आ जाए, तो इस प्रकार की जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं उसको मतलब फिजिकल सिक्योरिटी। दिव्यांगजनों के लिए फिजिकल सिक्योरिटी का बहुत बड़ी एक पहलू जो है वो है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबल समाज नहीं होना ही उनका सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। कितने दिव्यांगजन हम लोग मजबूर कर रहे हैं उनको सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, हर जगह उनको किस प्रकार के एक्सेसिबल एनवायरनमेंट ना होने की कारण से तकलीफ होना झेलना पड़ रहा है। तो फिजिकल ट्रेनों में सफर करते समय उनको दिक्कतें आती है, उनके लाइफ रिस्क में है। आप अपनी एक हाथ पीछे की तरफ बांध लीजिए और आप लोकल ट्रेन में सफर करने की कोशिश करिए, उसी दिन आपको समझ में आ जाएगा आपका फिजिकल सिक्योरिटी कितना कम हो गई है, आपकी कितनी डर लगेगी। आप एक पैर अपना किसी तरह से बांध लीजिए और देखिए ट्रेन में सफर करके, बसों में सफर करके हमारे देश में। तो फिजिकल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। सिर्फ लोगों की मारपीट से बचाना एक दूसरे को, वो सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है। अनगिनत पहलू के साथ फिजिकल सिक्योरिटी को जोड़ा जा सकता है। मेरा शरीर किस तरीके से सुरक्षित नहीं है। हम लोग सड़क में चलते हैं, 90% सड़क में तो फुटपाथ है नहीं, तो एक ही सड़क में मैं भी चल रहा हूँ, ट्रक भी चल रहा है, स्कूटर भी चल रहा है, बसें भी चल रही है, लोग भी चल रहे हैं, ठेला भी चल रहा है, रिक्शा भी चल रहा है। तो इस प्रकार के सड़कों में हमारे कहाँ से फिजिकल सिक्योरिटी आएगी? दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है। हम सबको इस मुद्दे को गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। मैं खुद एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में मैंने काम किया है, टीचर के रूप में भी काम किया है, हेडमास्टर के रूप में भी काम किया है, डायरेक्टर के रूप में भी मैंने काम किया है, समग्र शिक्षा अभियान में भी मैंने बच्चे देखे हैं, रेगुलर स्कूल में, जो पब्लिक स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में हमारे स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं, वहां भी देखा। बच्चों के साथ जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, जिस प्रकार से डील करते हैं, अनगिनत मौके में मुझे दिखा कि हम ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। एक प्रकार का डांटने की सुर, एक प्रकार का गुस्सा की सुर। स्पेशल एजुकेटर्स की जीवन जो है बहुत स्ट्रेसफुल होती है, ये हम लोग जानते हैं, और जाने अनजाने में उतना ज्यादा स्ट्रेसफुल जिंदगी में जीते जीते हम लोगों का सुर ताल लय बिगड़ जाता है। मेरा भी बिगड़ा था एक समय में, जब समझ में आया तो मैं सुधार लिया। तो बच्चों के साथ जो एक प्यार और सद्भाव से बात करना चाहिए वो रहता नहीं है। कई जगह हमने स्पेशल एजुकेटर को, हमारे बच्चों को बुरी तरीके से डांटते हुए देखा है, पीटते हुए देखा है, हमेशा ही थोड़ा सा टॉन्ट मारते हुए बात करते हुए देखा है, नेग्लेक्ट करते हुए देखा है। ये सारे चीजें मिला के अगर आप स्टडी करेंगे, ये सारे चीजें जो है साइकोलॉजिकल एब्यूज, मनोवैज्ञानिक एब्यूज कहते हैं। मनोवैज्ञानिक तरीके से आप अत्याचार कर रहे हैं किसी को, जो कि हम कई बार जानते ही नहीं। बच्चा बड़ी प्यार से मेरी तरफ मुस्कुराता है रोज, मैं देखता ही नहीं उसकी तरफ, ये भी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक एब्यूज है, अत्याचार है। तो जाने अनजाने में हमें अपनी जिंदगी में झांक के देखने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों के साथ या उनका माता पिता के साथ कहीं ना कहीं कोई साइकोलॉजिकल एब्यूज, मनोवैज्ञानिक अत्याचार तो नहीं कर रहे हैं। और आप अगर एक चेकलिस्ट लेके मेरे साथ बैठेंगे, कुछ दिन आप काम करेंगे एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेडमास्टर कहीं भी, तो मैं आपको उस चेकलिस्ट के जरिए समझा पाऊंगा कि कितने अलग अलग समय में बार बार, हर बार, लगातार हम फिजिकल एब्यूज और साइकोलॉजिकल एब्यूज बच्चों के साथ करते रहते हैं। तीसरा आता है सेक्सुअल एब्यूज। हमारे देश ऐसा है जिसमें जब तक किसी की आप रेप ना कर दो, वो लोग समझते नहीं कि वो साइकोलॉजी सेक्सुअल एब्यूज है। सेक्सुअल एब्यूज की डेफिनेशन, परिभाषा जो है वो बहुत बड़ी है। जिस प्रकार से हम किसी को पकड़ते हैं, जिस प्रकार से किसी का हम कपड़े पहनाते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, कभी मसाज थेरेपी देना होता है, कभी फिजियोथेरेपी देना होता है, कभी ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक अप्लायंसेस के लिए हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, ट्रायल लेते हैं उनकी। बहुत सारे काम स्पेशल एजुकेशन में बॉडी टच करके करना होता है। तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कोई प्रोटोकॉल हमारे कंट्री में ऐसा साफ सुथरा नहीं है। इसीलिए सेक्सुअल एब्यूज की भी कहानी हर जगह आती रहती है। बच्चा बच्चे को एब्यूज करना सेक्सुअली, टीचर बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज करना, होमोसेक्सुअलिटी के प्रॉब्लम्स, हेटेरोसेक्सुअलिटी के प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। और ये बहुत ही दुखद
स्थिति है। आप लोगों ने सुना होगा 2-3 साल पहले, मैं जिस संस्था का डायरेक्टर हूँ उस संस्था में भी इस प्रकार के बहुत सारे केसेस हुए थे और बहुत मामला कोर्ट तक चला गया था। तो ये कोई आइसोलेटेड सिचुएशन नहीं है कि यही ऐसा होता है। मैं जितने भी जगह गया हूँ सब जगह इस प्रकार का कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, लेकिन हमारे समाज, हमारे स्पेशल एजुकेटर, हमारे अथॉरिटीज ये सब चीजों के प्रति उतना ज्यादा सतर्क नहीं है जितना विदेशों में सतर्क होते हैं। एक बच्चे के कंधे पे हाथ रखने तक भी 10 बार लोगों को सोचना पड़ता है। आप लोगों को जान के बड़ी आश्चर्य होगी, मेरे जापान से कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे इंडिया घूमने के लिए, तो हम लोग लड़का लड़के के हाथ पकड़ के कंधे में कंधा डाल के कमर पकड़ के लड़के घूमते रहते हैं। तो वो लोग बड़े आश्चर्यचकित थे, मेरे से पूछते थे ये इंडिया में क्या लड़के सारे ऐसे घूमते हैं? मैं बोला नहीं, तो हमारे देश में इसको भी एब्यूज माना जाएगा। तो इस प्रकार के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारे कल्चर में कोई कमी है, लेकिन इस चीज को भी सेक्सुअल एब्यूज जाने अनजाने में कितने लोगों के साथ हो रहा है हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। कितने इंटेलेक्चुअली चैलेंज, कितने ऑटिस्टिक बच्चे, कितने सीवियरली चैलेंज बच्चे, कितने सेरेब्रल पल्सी बच्चे घर में 4 दीवारी में बंद है, कोई केयर कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। उन लोगों के साथ सेक्सुअल एब्यूज की कहानी हर साल न्यूज़पेपर्स में, टीवी में कहीं ना कहीं हमें मिलते रहते हैं। तो अगर चाइल्ड कोर्ट में आप जाएंगे, इस प्रकार के कई केसेस हमारे सामने आते हैं। हमारे बच्चे एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं कई समय में कि उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज हो रही है। तो वो भी एक प्रकार का सिक्योरिटी की मुद्दा आ जाता है कि मुझे सेक्सुअल सिक्योरिटी चाहिए, मुझे साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी चाहिए, एट द सेम टाइम मुझे फिजिकल सिक्योरिटी भी चाहिए कि मेरे को हानि ना हो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, सिक्योरिटी का पहलू जो है वो काफी बड़ा हो जाता है। आप अगर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस की आप चाइल्ड राइट के ऊपर बात करेंगे, राष्ट्र संघ की, इवन CRPD की बात करेंगे, या राष्ट्र संघ की आप बच्चों की जो अधिकार अधिनियम है उसके ऊपर आप बात करेंगे, या नॉर्मल इंसानों की ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के राष्ट्र संघ की, तो आप देखेंगे उन्होंने इस सिक्योरिटी शब्द का बहुत ही जोरदार और बहुत ही विस्तारित पहलू उन्होंने इसको निकाला है, जिसके अंदर पहला आता है खाना, फूड। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि कोविड के समय में दिव्यांगजनों को घर घर में खाना मिला होगा? बहुत से ऐसे केसेस होंगे गांव देहात में, शहरों में, इस्लाम में, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति जो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, ज्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनके खाने की ही लाले पड़ गए होंगे कोविड के समय में। कोविड के समय में छोड़ दीजिए, कोविड जाने के बाद भी या कोविड के पहले भी कितने ऐसे दिव्यांग होंगे जिनको 3 टाइम का सही खाना मिल रहा होगा, पौष्टिक आहार मिल रहा होगा। तो फूड इज मैटर ऑफ सिक्योरिटी। जो आई नीड सिक्योरिटी ऑफ माई फूड। उसके बाद है शेल्टर, रहने के लिए मेरा सुविधा, कहाँ रह रहा हूँ, किस प्रकार से मैं रह रहा हूँ। रहने के साथ पानी की बात आ जाता है, टॉयलेट की बात आ जाता है, साफ पानी, साफ ड्रिंकिंग वाटर, नहाने धोने की पानी चाहिए मुझे, टॉयलेट चाहिए। शेल्टर में वो सब चीजें आ जाता है घर। उसके बाद हेल्थ केयर, बीमारी से बचत करने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए होगा। हेल्थ केयर सिस्टम तो देश में है, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल हेल्थ पैकेजेस आ रही है। अभी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन हमें भी NGO स्तर पे या जितने भी कार्यकर्ता है सबको इस टॉपिक के ऊपर सतर्क होना है कि हमें दिव्यांगजनों की हेल्थ केयर की बहुत ख्याल रखनी पड़ेगी। कोविड के समय में कई लोगों का मेरे पास फोन आया, जैसे इपिलेप्टिक बच्चे हैं, मेंटल इलनेस ADHD के बच्चे हैं, वयस भी है, उनको पूरे महीने भर का दवाई चाहिए, एक दिन का भी दवाई उनका मिस नहीं हो सकता। एक दिन अगर दवाई मिस हो जाता है तो दौरे पड़ेंगे, मेंटल इलनेस बढ़ जाएगा, हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाएगा। कई ऐसे और भी डिजीजेस हैं, न्यूरोमस्कुलर डिजीज कई सारा है जिसमें दवाई बहुत, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, बहुत डिजीजेस में दवाई की जरूरत थी और कोविड के समय में अचानक से बंद हो गई। तो हेल्थ केयर, हमारे दिव्यांगजनों की हेल्थ केयर इशू जो है वो बहुत गंभीर मामला ले लिया। मेरे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो केसेस होते हैं, थैलासेमिया के मेरे पास केस आए थे। उनको हर महीना जो है किसी का खून देना पड़ता है, और कोविड के समय में जब सब कुछ लॉकडाउन हो गया तो कहाँ से खून ले, खून देने वाले भी नहीं थे, खून लेने वाले भी नहीं थे। तो ऐसे में मेरे पास फोन आया कि 7 दिन के अगर उनको 4 बोतल खून नहीं मिला तो वो पेशेंट मर ही जाता। वो तो मुझे जानते थे, इसलिए चलिए ठीक है, लेकिन पता नहीं देश भर में कितने कोने कोने में ऐसे लोग होंगे जिनके शायद हेल्थ केयर
इशू बहुत दयनीय होगा ऐसे समय में। उसके बाद आता है ट्रेनिंग नीड्स। ट्रेनिंग की हालात आप सबको पता है, जब हम फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी की बात करेंगे और स्किलिंग की बात करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करेंगे। ट्रेनिंग की हालात सुधार की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो भी मेरे लिए एक सिक्योरिटी का मामला है, मेरा राइट का मामला है। सिमिलरली एनरिचिंग एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल में मेरी परवरिश हो जिस माहौल में मेरी पूर्ण विकास हो सके, वो माहौल भी मेरे को मिलना चाहिए, वो मेरा एक सिक्योरिटी का मामला है। मेरा डिसीजन मेकिंग, जब हम बच्चों से बात करते हैं, फैमिलीज में जाते हैं, स्कूलों में बातें हैं, जो चॉइस और डिसीजन लेने की जो अधिकार है दिव्यांगजनों की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ कम संख्यक ही दिव्यांगजन होंगे जिनका एक्चुअली चॉइस ये चाहिए या वो चाहिए लेने की अधिकार, या उनका जो है डिसीजन, उनकी क्या वो विचार, उनकी क्या विचार है, उनकी विचार लिया जाता है। और शहरों में कुछ एक्टिविस्ट होंगे, कुछ विकलांगजन होंगे, कुछ एसोसिएशन होंगे जिनका शायद सुना जाता होगा, लेकिन जब गांव देहात में जाते हैं, दिव्यांगजनों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कहीं लगता नहीं कि उनका चॉइसेस, उनका डिसीजंस का कहीं भी कदर होती है। तो वो भी मेरा एक सिक्योरिटी का मामला है। प्राइवेसी, जब दिव्यांगजनों के साथ हम लोग थेरेपी करते हैं या उनका एक्टिविटीज और डेली लिविंग के ऊपर काम करते हैं, तो अनगिनत जगह में मैंने देखा है प्राइवेसी के ऊपर ध्यान नहीं रखा जाता है। एक कल्चरल प्रोग्राम मान लीजिए चल रही है, उसमें मान लीजिए ड्रेस बदलना होगा, तो इंडिया में तो कोई बात ही नहीं है, तुरंत ही सबके सामने कपड़े उतारेंगे, कपड़े पहनेंगे। हमने देखा है, मैं खुद ही देखा हूँ, जब तक 10 साल का हुआ था, मम्मी सुसु आई है, कहीं भी कपड़े उतार के बोलती है सुसु कर ले, सड़क में भी इधर उधर। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है हमारे देश में प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट को भी एक सीरियसली लेना जरूरत है। ये भी एक सिक्योरिटी के मुद्दा आता है। एंजॉयिंग कम्युनिटी लाइफ, समाज का एक सही जिंदगी जीना, जिस समाज में कल्चरल पार्टिसिपेशन हो, रिलीजियस पार्टिसिपेशन हो, ट्रेडिशनल चीजों में, ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल्स वगैरह होती है उसमें मेरी पार्टिसिपेशन हो, तो वो भी एक कम्युनिटी लाइफ जीने की मेरी एक राइट आती है। इसका अलावा राइट टू जॉब, एक सिक्योरिटी मुझे चाहिए, मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, मुझे प्रोडक्टिविटी, कुछ ना कुछ काम करने की मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मनरेगा के अंदर थोड़ी सी सिक्योरिटी तो है, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए उतनी सी काफी नहीं है। हमारे दिव्यांगजनों के लिए कम से कम 11 महीने की स्पेशल मनरेगा की प्रोजेक्ट लाना मुझे लगता है कि जरूरत है। आप लोग जिस दिन सब कुछ समझ जाएंगे तो मुझे यकीन है, बाकी लोगों के लिए कितने दिन का मनरेगा हो मुझे नहीं पता सरकारी तौर पर, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए मनरेगा जो है 11 महीना हो सकता है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। एम्प्लॉयमेंट उस तरीके से है, एम्प्लॉयमेंट में सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। अभी अगर आप देखेंगे, मुझे उम्मीद है आगे जाके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन हमें भी सतर्क होना है किस प्रकार से हम बच्चों को तैयार करेंगे कि वो आगे दे विल बी सिक्योर्ड टू गेट ए जॉब, उनकी सिक्योरिटी आएगी, सुरक्षा आएगी कि उनको कोई ना कोई नौकरी मिलेगी, कोई ना कोई रोजगार उनके हाथ रहेगा। एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी, स्पेशली मैंने देखा है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पाल्सी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, डेफ ब्लाइंडनेस है, कई सारा ऐसे दिव्यांगता है जिसमें मेल फीमेल होने का, उनकी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करने की मौका हम लोग देते नहीं है। तो वो भी एक मेरा राइट है, उसके प्रति भी मेरा सिक्योरिटी मुझे होना चाहिए। एंड ऑल्सो राइट टू इंडिपेंडेंट लिविंग, मैं खुद अपनी सारा काम कर सकूं, मैं कहीं भी जाऊं इंडिपेंडेंटली मैं रह सकूं, मेरे को इतने सारा एक्सेसिबल एनवायरनमेंट मिले, एक्सेसिबल डिवाइसेस मिले, मुझे उपकरण मिले, जिस प्रकार से मैं एक इंडिपेंडेंट जिंदगी, स्वावलंबी जिंदगी जी सकूं, तो ये भी एक प्रकार का मेरा सिक्योरिटी है। इन ए नटशेल, सिक्योरिटी वर्ड will have direct implication to protection of rights। मेरे जितने अधिकार है, अधिकार की सुरक्षा ही मेरा असल में सुरक्षा है। सिर्फ पुलिस रख के मेरे शरीर का सुरक्षा देने से नहीं होगा, मेरे अधिकार जो है वो बहुत सारे हैं, और मेरे सारे अधिकारों की जब सुरक्षा होगी उसी को हम असली मायने में सिक्योरिटी, सुरक्षा शब्द कहेंगे, जब मेरे सारे के सारे अधिकार जो है सुरक्षित होंगे। आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, मुझे आप लोगों ने थोड़ा मौका दिया आप लोगों के साथ वार्तालाप करने का। बहुत बहुत बधाई आप सबको, और सारी पार्टिसिपेंट स्पेशल एजुकेटर से मेरे यही उम्मीद होगी कि सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग सतर्क रहे, कि हमारे जाने अनजाने में कहीं भी फिजिकल एब्यूज, साइकोलॉजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज और किसी प्रकार का दिव्यांगजनों की जो अधिकार है उसकी उल्लंघन ना हो। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपने अपना महंगी समय दिया।
एज ए निदेशक आप कितने व्यस्त रहते हैं इस बात का आभास हम सभी को है, लेकिन आप कमिटमेंट करने के पश्चात में उपस्थित होते हैं और आशीर्वचन तथा प्रोत्साहन हम जैसी संस्थाओं को या विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शैक्षणिक उन्नत करने, व्यवहारिक उन्नत करने, मानविक उन्नत करने में लगी हुई संस्थाओं के हेतु आप सहज उपलब्ध होते हैं, आपका आशीर्वाद मिलता है। यह हम लोगों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। SITRS संस्थान के संपूर्ण परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप आए और हमारा गौरववर्धन। यह सत्र 2 से 3, 3 से 4, 2 सत्र इसमें पूर्ण हुए हैं। 2 सत्र आपके भोजन पूर्व चला, 1 सत्र मूल्यांकन का रहा, 3 और 2 ये 5 हुआ। मूल्यांकन का सत्र प्रारंभ होगा। अभी इससे पहले 1 घंटे 30 मिनट हमारे साथ श्री मंजीत सिंह सैनी सर रहे। उन्होंने अपने विचार रखे और बेहतरीन तरीके से उन्होंने आपको, हमको विभिन्न बिंदुओं पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ हमें आपको समझाया। हमने आपको इस लिंक में अटेंडेंस 4 तक दिया है। फीडबैक फॉर्म मैं शेयर कर रहा हूं ग्रुप पर, उसे आप सब भर के और पुनः अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएं, वहां आपका मूल्यांकन किया जाएगा। उससे पूर्व आपको वीडियो की लिंक, आपको PDF और तत्पश्चात आपका मूल्यांकन फॉर्म आपको दिया जाएगा। तो सभी लोग आपको भेजा जा रहा है फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म फिल करने के पश्चात ही आप यहाँ से लेफ्ट करेंगे। लेफ्ट करने के बाद आप सीधे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आएंगे और वहां आपका 1 घंटे का सेशन मूल्यांकन और PDF रीडिंग का चलेगा। सभी आज के वक्ताओं का, निदेशक सर का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं सभी को सादर वंदित करता हूँ।